ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 91। पर्ची। मिरांडा जानबूझकर सटीकता के साथ जेकब की ओर बढ़ी। उसके कदम अचानक शांत कक्ष में गूंज रहे थे। दोपहर का सूरज बदल गया था। महोगनी पैनलों पर लंबी छाया पड़ रही थी क्योंकि जेकब उसकी जांच के तहत असहज रूप से स्थानांतरित हो गया था। श्री जेकब रीव्स, सही? हाँ महोदय, जेकब ने उत्तर दिया। उसका पहले से ही आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। बहुत बढ़िया। अब मिस्टर रीव्स, आइए आपकी गवाही की उस सटीकता से जांच करें जिसके वह हकदार है। मिरांडा का लहजा पेशेवर ही रहा, लेकिन उसके दृष्टिकोण में कुछ सर्जिकल था। आपने गवाही दी कि आपने मिस्टर हिल और मिस्टर कार्टर को गुप्त बातचीत करते हुए देखा था। मुझे बताएं, इस कथित योजना सत्र के दौरान क्या आपने उनमें से किसी को विशेष रूप से उन पीड़ितों का उल्लेख करते हुए सुना था जो आज हमारे पास है? जेकब ने पलकें झपकाईं। जाहिर तौर पर उसे ऐसे सीधे सवाल की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैंने कोई नाम नहीं सुना। कोई नाम नहीं, मिरांडा ने एक नोट बनाते हुए दोहराया। विशिष्ट योजनाओं के बारे में क्या आपने उन्हें हमले, हिंसा या हथियारों पर चर्चा करते सुना है? नहीं, मैं उनकी वास्तविक बातचीत नहीं सुन सका। मिरांडा ने सोच समझकर सिर हिलाया। तो आपने कोई नाम, कोई योजना, हिंसा या हथियारों की कोई चर्चा नहीं सुनी? आपने वास्तव में क्या सुना मिस्टर रीव्स? ठीक है, कुछ खास नहीं। वे बस चुपचाप बात कर रहे थे। कक्ष में एक बड़बड़ाहट गूंज उठी। पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, बस इतना ही। डॉक्टर ब्रेनन ने अपना चश्मा उतार दिया, अनावश्यक देखभाल के साथ उन्हें साफ किया। एक इशारा जिसे पियर्स ने अपने पुराने दोस्त के कहे हुए रूप में पहचाना जब वह बहुत असहज था। मिरांडा की आवाज नर्म रही, लेकिन उसके प्रश्न अधिक केंद्रित हो गए। मिस्टर रीव्स, आपने गवाही दी कि वे किसी चीज को लेकर उत्साहित लग रहे थे। आपने यह मूल्यांकन किस विशिष्ट साक्ष्य पर आधारित किया? वे उत्साहित दिख रहे थे। जिस तरह से वे बैठे थे। जेकब का चेहरा अब लाल हो रहा था। चैम्बर की ठंडी हवा के बावजूद उसके माथे पर पसीना आ रहा था। जिस तरह से वे बैठे थे उससे आपको आपराधिक साजिश का आभास होता है। जेकब का चेहरा और अधिक लाल हो गया। उस समय नहीं, ये कब साजिश का सुझाव देता है श्री रीव्स? मिरांडा की आवाज में किसी ऐसे व्यक्ति का धैर्य था जो पहले से ही उत्तर जानता था। बाद में जो हुआ उसके बारे में मैंने सुना। मिरांडा की मुस्कान समझ में आने वाली लेकिन स्पष्ट थी। ओह, समझा। इसलिए उनके व्यवहार को संदिग्ध मानने की आपकी व्याख्या इन आरोपों के बारे में जानने के बाद ही आई। क्या ये सही है? हाँ महोदया। तो जिस समय आपने उनका अवलोकन किया उस समय आपको कैफेटेरिया में दो छात्रों की शांत बातचीत में कुछ भी संदेहास्पद नहीं लगा? वास्तव में नहीं। मिरांडा सीधे पैनल को संबोधित करने के लिए मुड़ी। तो श्री रीव्स की गवाही को संक्षेप में कहें तो उन्होंने दो छात्रों को चुपचाप बात करते हुए देखा। उन्होंने कोई नाम नहीं, कोई योजना नहीं, हिंसा की कोई चर्चा नहीं सुनी। उन्हें उस समय कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। हर बिंदु के साथ उसकी आवाज मजबूत होती गई। आपराधिक साजिश के रूप में इस सामान्य बातचीत की उनकी व्याख्या बाद के आरोपों के बारे में जानने के बाद ही आई। यह अटकलें हैं, सबूत नहीं। जैसे ही उसकी गवाही की अपर्याप्तता का भार उपस्थित सभी लोगों के सामने स्पष्ट हो गया, जेकब अपनी कुर्सी पर छटपटाने लगा। पियर्स अपनी सीट से ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ उठे जैसे कोई व्यक्ति वास्तविक समय में अपने मामले को ढहते हुए देख रहा हो। डॉक्टर विटमैन, उनकी बातचीत की विशिष्ट सामग्री अप्रासंगिक है। उन्होंने मजबूर प्राधिकार के साथ हस्तक्षेप किया। महत्वपूर्ण तथ्य अपरिवर्तित है। वे प्रश्न के समय परिसर में मौजूद थे। उसकी आवाज में किसी बचे हुए आधार को समझने का हताशापूर्ण आत्मविश्वास झलक रहा था। श्री रीव्स ने उनकी उपस्थिति और संदिग्ध व्यवहार को स्थापित कर दिया है। इस पैनल के विचार के लिए यही मायने रखता है। अलारिक लैंगफोर्ड ने नीति विवरण की समीक्षा करने वाले एक अनुभवी प्रशासक की व्यवस्थित सटीकता के साथ अपने चश्मे को समायोजित करते हुए अपना गला साफ किया। डॉक्टर विटमैन, जबकि मैं आपकी जिरह की संपूर्णता की सराहना करता हूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में संस्थागत प्रक्रियाओं के आदि किसी व्यक्ति का मापा अधिकार था। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति पियर्स एक वैध प्रक्रियात्मक मुद्दा उठाते हैं। उन्होंने अपने नोट्स पर संक्षेप में विचार किया, फिर प्रशासनिक निश्चितता के साथ काम जारी रखा। बुनियादी मुद्दा यह है कि श्री हेल और श्री कार्टर प्रासंगिक समय पर परिसर में स्पष्ट रूप से मौजूद थे। ये तथ्य अकेले इस पैनल के विचार के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले उसने अपना चश्मा ठीक किया। क्या श्री रीव्स ने उनकी बातचीत के विशिष्ट विवरण सुने थे? ये यकीनन उस समय सीमा के दौरान उनकी पुष्टि की गई उपस्थिति से कम महत्वपूर्ण है जब कथित हमला हुआ था। लैंगफोर्ड थोड़ा आगे की ओर झुक गया, उसका स्वर और अधिक तीव्र हो गया। इसके अलावा इस पैनल में श्री हेल के प्रारंभिक बयान में घटना के समय परिसर में होने से स्पष्ट इनकार शामिल था। उन्होंने दावा किया, और मैं प्रतिलेख से उद्धृत कर रहा हूं, जब ये हमले हुए थे तब हम परिसर में भी नहीं थे। जैसे ही पैनल के सदस्यों और पर्यवेक्षकों ने एलेक्स के पहले के इनकार को याद किया, चैम्बर में मान्यता की सुगबुगाहट गूंज उठी। हालांकि श्रीमान रीव्स की गवाही, चाहे उसने कुछ भी किया हो या नहीं सुना हो, निर्णायक रूप से स्थापित करता है कि कम से कम दो प्रतिवादी वास्तव में प्रासंगिक समय सीमा के दौरान परिसर में मौजूद थे।
लैंगफोर्ड बढ़ते आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहा। यह सीधे तौर पर श्रीमान का खंडन करता है इस पैनल के लिए हेल की शक्तिपूर्ण गवाही। कम से कम हमने इस जांच बोर्ड के समक्ष झूठी गवाही स्थापित कर ली है। पीएस की अभिव्यक्ति काफी उज्ज्वल हो गई, ये पहचानते हुए कि लैंगफोर्ड ने उसे जीवन रेखा दी थी। बिल्कुल मिस्टर लैंगफोर्ड, पीएस ने नए अधिकार के साथ कहा। डॉक्टर विटमैन की नाटकीयता को छोड़ दे तो तथ्य अपरिवर्तित रहते हैं। प्रतिवादियों ने अपने ठिकाने के बारे में झूठ बोला। वे कैंपस में थे, उनके पास अवसर था, और जैसा कि पहले की गवाही से स्थापित हुआ, उनका कोई मकसद था। डॉब्रेनन की भौहें गहरी हो गईं। जब उसने अपने नोट्स की समीक्षा की तो उसकी पहले की बेचैनी अब वास्तविक चिंता में बदल गई। यह परेशान करने वाला है एलेक्स। यदि आप परिसर में मौजूद थे तो आपने शुरू में इससे इनकार क्यों किया? यह अपराध की चेतना का सुझाव देता है ना? लैंगफोर्ड की प्रक्रियात्मक आपत्ति का बोझ एक भारी कंबल की तरह कक्ष पर छा गया। पहले जो मिरांडा की व्यवस्थित जीत के क्षणों जैसा लग रहा था, अब उसमें एक महत्वपूर्ण खामी नजर आ रही है, जिसका फायदा उठाने के लिए पीएस उत्सुक था। गैलरी में तत्काल अफरा तफरी मच गई। जो छात्र चुपचाप निरीक्षण कर रहे थे, उन्हें अचानक अपनी आवाजें मिली, जिससे प्रतिक्रियाओं का शोर मच गया, जिससे कक्ष भर गया। वह झूठ बोला। पीछे की पंक्तियों से कोई चिल्लाया, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। एक और आवाज आई, उन्होंने कहा कि वे वहां थे ही नहीं। अपने ही झूठ में रंगे हाथ पकड़े गए। फुसफुसाहट गर्म फुसफुसाहट में बदल गई, फिर छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच खुली बहस में बदल गई। यह साबित करता है कि वे दोषी हैं। संकाय अनुभाग के पास से एक तेज आवाज आई, लेकिन वे सिर्फ कैंपस में होने के बारे में झूठ क्यों बोलेंगे? किसी ने प्रतिवाद करने का प्रयास किया, क्योंकि वे किसी बदतर चीज पर पर्दा डाल रहे हैं। डॉक्टर कार्लिसले को आगे झुकना पड़ा और आदेश के लिए पुकारना पड़ा, कृपया इस कक्ष में मर्यादा बनाए रखें। लेकिन माहौल नाटकीय रूप से बदल गया था। जहां पहले मिरांडा की जिरह के दौरान एलेक्स के प्रति सहानुभूति बढ़ रही थी, अब संदेह और नए सिरे से संदेह था। आगे की पंक्ति में मार्कस अपनी मदद नहीं कर सका। जैसे ही लैंगफोर्ड ने बोलना समाप्त किया, उसका चेहरा वास्तविक आश्चर्य और अचानक आशा से चमक उठा। जब से मिरांडा ने उनके मामले को व्यवस्थित रूप से नष्ट करना शुरू किया था, पहली बार उसे लगा जैसे वह फिर से सांस ले सकता है। उसके कंधे अनायास ही सीधे हो गए और राहत की एक झलक उसके चेहरे पर आ गई। छिपने के लिए बहुत तेज, दिखावा करने के लिए बहुत ईमानदार। ये किसी ऐसे व्यक्ति की नजर थी जो डूब रहा था और अचानक उसे अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस हुई। वह अपनी सीट पर थोड़ा आगे की ओर झुक गया। उसकी आंखें नई संभावनाओं से चमक उठी। इस अप्रत्याशित जीवन रेखा की हड़बड़ी में पहले के क्षणों की निराशा पूरी तरह से भूल गई। मिरांडा का ध्यान एक शिकारी की हरकत को भांपते हुए मार्कस की ओर गया। कुछ ही सेकंड के अंतराल में निराशा से आशा में उसके परिवर्तन को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर एक धीमी, जानने वाली मुस्कान फैल गई। पेशेवर शिष्टाचार नहीं जो उसने पूरी सुनवाई के दौरान बनाए रखी, बल्कि कुछ अधिक तीखी, अधिक हिंसक। मिस्टर स्टील, उसने कहा। उसकी आवाज चैम्बर के शोर को सर्जिकल सटीकता के साथ काट रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें मार्कस पर टिक गईं, जिसे अचानक एहसास हुआ कि उसे सीधे संबोधित किया जा रहा है। आप इस विकास के बारे में पीड़ितों से भी अधिक उत्साहित दिखते हैं, मिरांडा ने जारी रखा। उसकी मुस्कुराहट हर शब्द के साथ चौड़ी होती जा रही थी। बहुत दिलचस्प। अपनी गलती का एहसास होते ही मार्कस का चेहरा लाल हो गया। उसकी जीत का क्षण अब एक जाल जैसा लग रहा था। चिंता मत करो, मिरांडा ने कहा। उसके स्वर में नकली आश्वासन था जो किसी भी आरोप से अधिक धमकी भरा लग रहा था। मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। पैनल टेबल से पीएस ने मार्कस पर शुद्ध रोशनी नजर डाली। तेज, संक्षिप्त, लेकिन अचूक। उसकी आंखें उन अधीनस्थों के लिए आरक्षित क्रोध से चमक उठी जिन्होंने सावधानी से बनाई गई योजनाओं को बर्बाद कर दिया था। नजर ने वह सब कुछ कह दिया जो जोर से नहीं कहा जा सकता था। मैंने तुम्हें चुप रहने की चेतावनी दी थी। मैंने तुम्हें प्रतिक्रिया न करने की चेतावनी दी थी, और आपने उसे वही दिया जो उसे चाहिए था। पीएस का जबड़ा कड़ा हो गया जब उसने मार्कस को अपनी सीट पर सिकुड़ते हुए देखा। युवक को अंततः समझ में आया कि उसकी दृश्य राहत का क्षण एक भयावह त्रुटि थी। मार्कस का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने जो अभी हुआ था उसे संसाधित किया। उसकी आशा का क्षण शायद 30 सेकंड तक चला, लेकिन यह काफी था। मिरांडा के देखने के लिए पर्याप्त, उसके लिए उसे केवल एक पर्यवेक्षक से अधिक के रूप में चिन्हित करने के लिए पर्याप्त। टायलर और रॉबर्ट उसके बगल में बैठे, समझ के साथ कठोर हो गए थे। उन सभी को तटस्थ रहने, साथ ही छात्रों के रूप में चिंतित रुचि से अधिक कुछ नहीं दिखाने की चेतावनी दी गई थी। इसके बजाय मार्कस ने खुलासा किया था कि एलेक्स को गिरते हुए देखने में उसने कितना निवेश किया था। कक्ष पहले से भी अधिक आवेशपूर्ण मौन में बस गया। मिरांडा के अवलोकन का भार हवा में धुएं की तरह लटक रहा था। अब हर कोई समझ गया कि इस मामले में ऐसी परतें थी जो उन्होंने नहीं देखी थी, कनेक्शन जो साधारण हमले के आरोपों से कहीं अधिक गहरे थे। और मिरांडा की शिकारी मुस्कान से पता चला कि वह अभी खत्म होने से बहुत दूर थी। अध्याय 92। मामला ढह गया। मिरांडा ने कक्ष का निरीक्षण किया। उसकी हरी आंखें आशा की छोटी छोटी झिलमिलाहट को देख रही थी जो विपक्ष के चेहरों पर चमक रही थी। पीएस अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ गया।
मार्कस खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बावजूद अभी भी नवीनीकृत संभावना की बमुश्किल दबी हुई चमक को बरकरार रखे हुए है। उसके होंठ कुछ ऐसे मुड़े हुए थे जिनमें बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं थी। अधिक तीव्र, अधिक हिंसक। उनकी आशा की खुशबू ने उसकी धड़कन तेज कर दी। वह इसी के लिए जी रही थी। वह क्षण जब उसके विरोधियों ने सोचा कि उन्हें अपनी जीवन रेखा मिल गई है, उसके रस्सी काटने से ठीक पहले। आइए हम उन लोगों से स्वयं पूछें कि उन्होंने कथित तौर पर झूठ क्यों बोला। क्या हम ऐसा करेंगे? उसने कहा। उसकी आवाज शल्य चिकित्सा की सटीकता के साथ कक्ष में फैल रही थी। वह पैनल की ओर थोड़ा मुड़ते हुए रुकी। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर कुछ स्पष्ट कर दूं। मिरांडा विलियम और ब्रैड की ओर सोच समझकर कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ी। उसका दृष्टिकोण मापा और शांत था। दोनों युवक थोड़ा सीधे हो गए। उनकी चोटों के कारण उनका हिलना डुलना अजीब हो गया। श्री थॉम्पसन, मिस्टर मार्टिनेज, उसने अपना लहजा पेशेवर लेकिन जांच करते हुए शुरू किया। मैं आपकी गवाही के बारे में पूरी तरह आश्वस्त होना चाहता हूं। वह सीधे उनके सामने रुकी, इतने करीब कि वे उसकी आंखों में तीक्ष्ण बुद्धि देख सके। क्या आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि ये तीन युवक, उसने एलेक्स, माइक और डैनी की ओर इशारा किया, क्या वे लोग हैं जिन्होंने आप पर हमला किया है? पियर्स अपनी सीट से उठा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट झलकने लगी। डॉक्टर विटमैन, हमने इसे पहले ही स्थापित कर दिया है। उसने हस्तक्षेप किया। उसकी आवाज में निराशापूर्ण अधिकार था। आप ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं जिनके उत्तर हम पहले से ही जानते हैं? पीड़ितों ने कई बार अपने हमलावरों की पहचान की है। उसके स्वर से पता चला कि वह अनावश्यक दोहराव से सबका समय बर्बाद कर रही थी। हम यहाँ स्थापित तथ्यों को दोहराने के लिए नहीं आए हैं। विलियम और ब्रैड ने भी एक दूसरे पर नजर डाली। उनकी आंखों में भ्रम की स्थिति झलक रही थी। वह फिर क्यों पूछ रही थी, लेकिन सबूत अभी भी उनके पक्ष में लग रहे थे। एलेक्स कैंपस में होने के बारे में अपने झूठ में पकड़ा गया था। विलियम ने बोलने से पहले अपनी स्लिंग को थोड़ा समायोजित किया। उसकी आवाज में नया आत्मविश्वास झलक रहा था। हाँ मैडम, हमें पूरा यकीन है। ब्रैड ने अपनी स्पष्ट असुविधा के बावजूद दृढ़ता से सिर हिलाया। हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। ये निश्चित रूप से वे ही थे। उत्कृष्ट। मिरांडा बड़ी सहजता के साथ एलेक्स की मेज की ओर मुड़ी। उसकी चाल शतरंज के खिलाड़ी की तरह थी जो राजा की ओर बढ़ रही थी। मिस्टर हेल, मिस्टर कार्टर, मिस्टर मॉरिसन, उसने कहा। उसकी आवाज में सम्मानजनक अधिकार था। तो फिर क्या आप इस पैनल को स्पष्ट कर सकते हैं कि आपने घटना के समय परिसर में मौजूद होने के बारे में झूठ क्यों बोला? एलेक्स धीरे धीरे उठा। उसका धैर्य बरकरार था और किसी तरह वह पहले से भी अधिक स्थिर था। जब वह बोलता था तो उसकी आवाज में किसी ऐसी चीज की झलक होती थी जो मनोरंजन के लिए हो सकती थी। मैंने कभी किसी चीज के बारे में झूठ नहीं बोला, डॉक्टर विटमैन। हैरान कर देने वाली बड़बड़ाहट की एक छोटी सी लहर कक्ष में दौड़ गई। किसी ने फुसफुसाकर कहा। वह अभी भी इससे इनकार कर रहा है। स्पष्ट सबूतों के सामने भी उनके निरंतर इनकार की निर्लजता ने पैनल के कई सदस्यों को आश्चर्यचकित कर दिया। डॉक्टर ब्रेनन आगे की ओर झुक गया। उसकी अभिव्यक्ति परेशान थी। यहां तक कि डॉक्टर कार्लिसले भी उनकी साहसिक प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित दिखे। लेकिन एलेक्स ने जारी रखा। उसकी आवाज मजबूत और अधिक आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कल कैंपस में नहीं था। वह रुका और पूर्ण स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने से पहले उसे अपने अंदर समाहित होने दिया। वास्तव में मैं किसी भी सामान्य छात्र की तरह कार्यदिवस पर कॉलेज आया था। हाँ, मैं कैफेटेरिया में बैठा था, ठीक उसी तरह जैसे श्री रीव्स ने गवाही दी थी। चैम्बर में स्तब्ध सन्नाटा छा गया। उनकी आवाज में आत्मविश्वास, रक्षात्मक मुद्रा की कमी। इससे कुछ ऐसा संकेत मिलता है जिस पर दर्शकों ने विचार नहीं किया था। मिरांडा की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई। तब शायद, उसने कहा। उसकी आवाज में किसी ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि थी जो पूरी तरह से बिछाया गया जाल बिछा रहा हो। हमें कहानी में आपका पक्ष सुनना चाहिए। वह एलेक्स की मेज के करीब चली गई। उसकी आंखें चमक उठी। अगर आप उस सुबह कैंपस आए और फिर इतनी जल्दी चले गए, जो श्रीमान रीव्स इसे किसी तरह साजिश के रूप में व्याख्या करता है, हमें बताएं कि वास्तव में क्या हुआ था। मंच सज चुका था। एलेक्स का शांत आत्मविश्वास, मिरांडा की शिकारी प्रत्याशा, और यह एहसास बढ़ता जा रहा था कि यह मामला एक और नाटकीय मोड़ लेने वाला है। हम उस सुबह कैफेटेरिया में थे, बिल्कुल श्रीमान की तरह। रीव्स ने गवाही दी। एलेक्स ने शुरुआत की। उसकी आवाज में स्थिर आत्मविश्वास था जिसने उसके विरोधियों को पूरे दिन परेशान कर दिया था। लेकिन मुझे जो फोन कॉल आया वह किसी हमले के लिए समन्वय नहीं था। वह रुक गया। उसकी अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। स्मृति का भार उसकी विशेषताओं पर हावी हो गया। डैनी ने मुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि उसकी 8 वर्षीय बहन नीना को सेंट मैरी अस्पताल ने अस्वीकार कर दिया है। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई, जिसमें सच्ची भावना थी। वह मर रही थी और उनके पास मुड़ने के लिए कोई और जगह नहीं थी। माइक उसके बगल में खड़ा हो गया। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास और बमुश्किल नियंत्रित भावनाओं के साथ थी। हम तुरंत चले गए क्योंकि एक छोटी लड़की की जान खतरे में थी। उसने सीधे पियर्स की ओर देखा। उसका लहजा तेज हो गया। हिंसा की योजना बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक बच्चे को बचाने की कोशिश करने के लिए। पियर्स की आवाज में वास्तविक अविश्वास जैसा लग रहा था, लेकिन नीचे हताशा की एक सीमा थी।
मिस्टर हेल, आप गंभीरता से इस पैनल से यह विश्वास करने की उम्मीद करते हैं कि हमले की योजना बनाने के बजाय आप एक चिकित्सा आपातकाल का जवाब दे रहे थे। उनके स्वर में जबरन संस्थागत संदेह झलक रहा था। कितना सुविधाजनक है कि यह अनुमानित संकट आपकी कथित आपराधिक गतिविधि की समयरेखा से पूरी तरह मेल खाता है। पियर्स का आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से डगमगा रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ा। एक मरता हुआ बच्चा, सचमुच यह आपका स्पष्टीकरण है। मिरेंडा ने अपना ध्यान डैनी की ओर लगाया, उसकी आवाज पेशेवर करुणा से नर्म हो गई। श्री मॉरिसन, कृपया इस पैनल को अपनी बहन की चिकित्सा स्थिति के बारे में बताएं। डैनी धीरे से उठा, उसके हाथ मेज के किनारे को पकड़ रहे थे। बोलने से पहले उसने जोर से निगल लिया। नीना को किडनी की समस्या तब से थी जब वह 5 साल की थी। हम 3 साल से सेंट मैरी में मरीज हैं। उनकी आवाज स्थिर लेकिन तनावपूर्ण थी। इस औपचारिक सेटिंग में पारिवारिक विवरण साझा करने में स्पष्ट रूप से असहजता थी। मंगलवार की रात उन्होंने हमें लगभग 11 बजे फोन किया। कहा कि वे अब उसकी मदद नहीं कर सकते। हमें एक विशेष बाल चिकित्सा इकाई की आवश्यकता है। डैनी रुक गया, उसका जबड़ा कड़ा हो गया। हमने पूरी रात अस्पतालों को फोन करने में बिताई। कोई भी उसे बिना कनेक्शन या पैसे के नहीं लेगा जो हमारे पास नहीं है। डॉक्टर कार्लिसले थोड़ा आगे की ओर झुक गए। ये बहुत कठिन रहा होगा। डैनी ने सिर हिलाया। एक पल के लिए उसका धैर्य डगमगा गया। हम बुधवार सुबह घर आए। तभी मैंने एलेक्स और माइक को फोन किया। उसकी आवाज स्थिर, अधिक केंद्रित हो गई। मैंने उन्हें बताया कि डॉक्टरों ने हार मान ली है। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उसने सीधे एलेक्स और माइक की ओर देखा। वे तुरंत आए। माइक डैनी के पास खड़ा था, उसकी आवाज दृढ़ थी। जब हम डैनी के घर पहुंचे तो हमने देखा कि परिवार हताश था। एलेक्स ने वादा किया कि वह मदद करने का कोई रास्ता खोजेगा। मिरेंडा की आवाज कोमल लेकिन स्पष्ट रही। तो निश्चित रूप से श्रीमान मॉरिसन, आप कभी किसी हमले की योजना का हिस्सा नहीं थे। डैनी की आवाज तेज हो गई। असुरक्षा की जगह क्रोध ने लेना शुरू कर दिया। मेरी 8 साल की बहन मर रही थी। उसने सीधे विलियम और ब्रैड की ओर देखा, फिर मार्कस की ओर। जब मेरे परिवार को मेरी जरूरत होगी तो मैं हिंसा पर 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करूंगा। चैम्बर खामोश हो गया। उपस्थित सभी लोगों के लिए स्पष्ट विरोधाभास था। 3 युवा जिन्होंने वह दिन एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश में बिताया था, बनाम उन्हें नष्ट करने के लिए गढ़ा गया विस्तृत झूठ। पियर्स अपनी कुर्सी पर अकड़ा हुआ बैठा था और अपने मनगढ़ंत मामले को साधारण मानवीय सत्य के बोझ तले ढहते हुए देख रहा था। ठंडे एहसास ने उसे एक शारीरिक आघात की तरह मारा। वह सही जाल को व्यवस्थित करने पर इतना केंद्रित था कि उसने कभी भी सबसे बुनियादी सवाल की जांच करने की जहमत नहीं उठाई। वास्तव में उस सुबह 3 प्रतिवादी कहां थे? अध्याय 93, ठोस प्रमाण। पियर्स अपनी कुर्सी पर अकड़ा हुआ बैठा था। ठंड का एहसास उस पर हावी हो रहा था। उसका मामला ढह रहा था, लेकिन शायद अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। वह नई हताशा के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। डॉक्टर विटमैन, पियर्स ने तेजी से टोकते हुए कहा, यह पैनल भावनात्मक अपीलों पर नहीं, सबूतों पर काम करता है। जब उसने डैनी की ओर तिरस्कारपूर्वक इशारा किया तो उसकी आवाज में जबरदस्ती का अधिकार झलक रहा था। हम बिना ठोस सबूत के अश्रुपूरित गवाही स्वीकार नहीं कर सकते। वास्तविक दस्तावेज कहाँ है? सत्यापित साक्ष्य जो इन दावों को साबित करते हैं। वह सीधे पैनल को संबोधित करने लगे। प्रतिष्ठित साथियों, हमें मेडिकल रिकॉर्ड, टाइम स्टैम्प, सुरक्षा फुटेज की आवश्यकता है। न कि केवल बीमार बच्चों के बारे में कहानियां जिन्हें सहानुभूति उत्पन्न करने के लिए आसानी से गढ़ा जा सकता है। जैसे ही वह अपनी साक्ष्य तालिका की ओर बढ़ी, मिरेंडा की शिकारी मुस्कान चौड़ी हो गई। उसकी हरकतों में संतुष्टि लगभग बिल्ली जैसी थी। मिस्टर पियर्स, क्या आप ठोस सबूत चाहते हैं? उसने औपचारिक परिशुद्धता के साथ पहला मोटा फोल्डर पैनल के सामने रखा। यह सेंट से प्रमाणित मेडिकल रिकॉर्ड हेनमेरी हॉस्पिटल, सोमवार रात तक नीना मॉरिसन के इलाज के इतिहास और उनके अस्वीकृति नोटिस का दस्तावेजीकरण कर रहा है। पहला फोल्डर खोलते ही डॉक्टर ब्रेनन के हाथ थोड़ा कांपने लगे। उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये तस्वीरें, मिरेंडा ने समय चिन्हित छवियां बनाते हुए जारी रखा, डैनी मॉरिसन को मंगलवार की सुबह 6:30 बजे अस्पताल के प्रतीक्षा कक्ष में सोते हुए दिखाया गया है। सुरक्षा टाइम स्टैम्प पुष्टि करते हैं कि उन्होंने कभी भी परिसर नहीं छोड़ा। उसने डॉक्टर कार्लेस के सामने एक और फोल्डर रखा। फोटोग्राफिक सबूतों के अलावा, मिरेंडा ने आगे कहा, मैंने उन मेडिकल स्टाफ के बयान लिखे हैं जिन्होंने अस्पताल में रहने के दौरान प्रतिवादियों से सीधे बातचीत की थी। उसने अस्पताल के लेटरहेड वाले कई आधिकारिक दस्तावेज निकाले। नर्स एवलिन हैरिस ने विजिटर लॉग में शाम 6:30 बजे डैनी मॉरिसन के आगमन का दस्तावेजीकरण किया। उनके बयान से पुष्टि होती है कि वो अन्य अस्पतालों में कॉल करने में उनकी सहायता से पूरी रात और सुबह तक परिवार के प्रतीक्षा क्षेत्र में रहे। मिरेंडा ने लैंगफोर्ड के सामने बयान रखा। सेंट मैरी के आपातकालीन विभाग में उपस्थित चिकित्सक डॉक्टर सैमुअल ग्रीन ने अपने हस्ताक्षरित बयान में पुष्टि की है कि डैनी मॉरिसन सोमवार शाम लगभग 6:30 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक लगातार उपस्थित थे। डॉक्टर ब्रेनन ने दस्तावेजों को देखा। उनकी अभिव्यक्ति परेशान थी। ये लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवरों के आधिकारिक शब्दपूर्ण बयान है। बिल्कुल, मिरेंडा ने उत्तर दिया। उनकी याददाश्त विशेष रूप से स्पष्ट थी क्योंकि परिवार की स्थिति असामान्य थी। एक दीर्घकालिक रोगी को दूसरी सुविधा में स्थानांतरित किया जा रहा था।
मिरेंडा की आवाज और अधिक आधिकारिक हो गई। ये सिर्फ दस्तावेज नहीं है, पैनल के सदस्य हैं। ये चिकित्सा पेशेवरों की गवाही है जिन्होंने प्रतिवादियों को ठीक उसी समय सीमा के दौरान देखा था जब उन्होंने कथित तौर पर एक हिंसक हमले की योजना बनाई थी और उसे अंजाम दिया था। पेशेवर चिकित्सा गवाही का महत्व। डॉक्टरों और नर्सों के शपथपूर्ण बयान, जिनकी मामले में कोई हिस्सेदारी नहीं थी, ने पीएस की मंगलंत कहानी को और भी बेतुका बना दिया। तारांकन तारांकन तारांकन। जैसे ही मिरेंडा के सबूतों के निहितार्थ एकत्रित भीड़ पर कुचले जाने वाले बोझ की तरह पड़े, कक्ष में अराजकता फैल गई। वे इस पूरे समय एक मरते हुए बच्चे की मदद कर रहे थे। पीएस को कैसे नहीं पता चला कि वे कहां थे? जिन संकाय सदस्यों ने जांच का समर्थन किया था, वे अब सहकर्मियों के साथ नजरें मिलाने से बचते हुए असहज रूप से अपनी सीटों पर स्थानांतरित हो गए। जिन छात्रों ने कुछ क्षण पहले फुसफुसाकर आरोप लगाए थे, वे स्तब्ध होकर चुपचाप बैठे रहे। कुछ ने शर्मिंदगी से अपना चेहरा ढक लिया। डॉक्टर ब्रेनन की आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी क्योंकि वह अपने सामने फैले मेडिकल रिकॉर्ड को घूर रहा था। जेरल्ड, आप उनके मूल ठिकाने की पुष्टि कैसे नहीं कर सकते? डॉक्टर कार्लिसले ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उनकी निराशा स्पष्ट थी। ये युवक एक बच्चे की जान बचाने के लिए लड़ रहे थे, जबकि हम मनगढ़ंत सबूतों के आधार पर उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि लैंगफोर्ड, जिसने पहले पीएस को एक प्रक्रियात्मक जीवनदान दिया था, अब राष्ट्रपति की ओर घृणा की दृष्टि से देख रहा था। दस्तावेजीकरण अकाट्य है। यह मामला कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। मिरेंडा शिकारी अनुग्रह के साथ एलेक्स की मेज से विलियम और ब्रेड की ओर बढ़ी। उसके कदम अचानक तनावपूर्ण कक्ष में गूंज रहे थे। दोनों युवक दर्जनों लोगों की सामूहिक निगाहों के नीचे सिकुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। पैनल के सदस्य, संकाय सदस्य, छात्र, सभी उनकी हर प्रतिक्रिया देख रहे थे। विलियम ने घबराते हुए अपने स्लिंग को समायोजित किया। कक्ष की ठंडी हवा के बावजूद पसीना आ रहा था। ब्रेड की लिपटी पसलियों ने उसकी सांसों को उथला और बेचैन कर दिया। इतने सारे प्राधिकारियों का उन पर ध्यान केंद्रित करने का भार अत्यधिक था। वे पहले कभी इस तरह की जांच के दायरे में नहीं आए थे। मिस्टर थॉम्पसन, मिस्टर मार्टिनेज, मिरेंडा ने कहा। उसकी आवाज में शांत अधिकार था जो किसी तरह चिल्लाने से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। आप दोनों ने पूर्ण निश्चितता के साथ गवाही दी कि सभी 3 प्रतिवादियों ने आप पर हमला किया। आपने विशेष रूप से श्री मॉरिसन को अपने हमलावरों में से एक के रूप में पहचाना। वह रुकी और खामोशी को असहजता से फैलने दिया। हालांकि अब हमारे पास इस बात के अकाट्य चिकित्सीय साक्ष्य हैं कि श्रीमान, आपके कथित हमले के समय मॉरिसन लगातार अस्पताल में मौजूद थे। उसकी आवाज ब्लेड की तरह तेज हो गई, जो उनके संयम को तोड़ रही थी। क्या आप इस पैनल को समझा सकते हैं कि मिस्टर मॉरिसन अपनी बहन की देखभाल करते हुए आप पर हमला करने में कैसे कामयाब रहे? या क्या आपको किसी व्यक्ति की एक साथ 2 स्थानों पर रहने की क्षमता के बारे में कुछ जानकारी है? हम प्रश्न गिलोटिन की तरह हवा में लटका हुआ था, न केवल कांपते गवाहों पर बल्कि स्वयं पीएस पर भी निर्देशित था, जिसका चेहरा राख हो गया था। पीएस को कक्ष में हर आंख का भार अपने ऊपर महसूस हुआ। पैनल के सदस्य, जो दशकों से उनके सहयोगी रहे थे, अब उन्हें निराशा से लेकर घृणा तक के भावों से देखते थे। कुचल देने वाली खामोशी के उस क्षण में ब्रेड का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। कोई रास्ता तो निकालना ही था, कुछ स्पष्टीकरण जो इस आपदा से बचा सकते हैं। उसकी नजरें पैनल के सदस्यों, क्रोधित भीड़, मिरेंडा की शिकारी मुस्कान के बीच घूम गईं। फिर इसने उसे मारा। एक आखिरी मौका। ब्रेड अपनी कुर्सी पर सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी, लेकिन वह आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रहा था। हमने एलेक्स और माइक को देखा, उसने जल्दी से कहा। उसकी आवाज में झूठा अहंकार आ रहा था। हमने मान लिया कि तीसरा व्यक्ति डैनी था क्योंकि हमले के दौरान उसका चेहरा ढका हुआ था। शब्द कक्ष में ऐसे गिरे जैसे शांत पानी में पत्थर। गैलरी से सांसों का सामूहिक सेवन आया। पैनल के कई सदस्यों ने शुद्ध अविश्वास की झलक दिखाई। ओह, अब छोड़िए भी, कोई पीछे से चिल्लाया। अब वे अपनी कहानी बदल रहे हैं। वे चलते फिरते बस बातें बना रहे हैं। जिन छात्रों ने शुरू में विलियम और ब्रेड का समर्थन किया था, वे अब शर्मिंदगी से दूर देखने लगे। वास्तविक समय में उनकी गवाही को संशोधित करने के स्पष्ट प्रयास से स्पष्ट रूप से निराश थे। डॉक्टर कार्लिसले की आवाज में गहरी निराशा थी, जिससे पूरा कक्ष भर गया। श्री मार्टिनेज, क्या अब आप ये दावा कर रहे हैं कि आपने अपने कथित हमलावरों में से एक को पहचानने में गलती की थी? उसके स्वर से पता चला कि उसे यह प्रयास न केवल कानूनी रूप से अपर्याप्त लगा, बल्कि नैतिक रूप से भी निंदनीय लगा। घंटों की गवाही, शपथपूर्ण बयान और विस्तृत विवरण के बाद अब आप बस ये सुझाव दे रहे हैं कि आपने तीसरे हमलावर की पहचान मान ली है। पीएस ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे वहां उपस्थित सभी लोगों को पूर्ण हार का संकेत दिखाई दे रहा था। ब्रेड के आखिरी प्रयास से कुछ भी नहीं बचा। इसने सब कुछ बेहद खराब कर दिया था। वे अब सिर्फ झूठ में नहीं पकड़े गए, वे एक आधिकारिक कार्यवाही में दर्जनों गवाहों के सामने वास्तविक समय में अपनी मनगढ़ंत कहानी को सक्रिय रूप से संशोधित करने का प्रयास कर रहे थे। उस कक्ष में सत्य को सिद्ध ही नहीं किया गया, उसे हथियार बनाया गया, और पीएस का झूठ का साम्राज्य उसके वजन के नीचे ढह गया। अध्याय 94। कोई इनकार नहीं बचा। मिरेंडा का काम पूरा नहीं हुआ, आसपास भी नहीं। वह कक्ष के मध्य में ऐसे खड़ी थी जैसे कोई भेड़िया अपने कोने में बंद शिकार के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो।
उसकी हरी आंखें कमरे में घूम गईं। चेहरे कठोर, कुछ पीले, कुछ बेचैनी से मुड़े हुए। तभी उसकी नजर मार्कस पर पड़ी। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। वह पेशेवर मुस्कान नहीं जो उसने पहले पहनी थी, बल्कि कुछ अधिक तीक्ष्ण, अर्थपूर्ण, आशाजनक। शिकार केवल उत्साह बढ़ा रहा था। मार्कस इसके नीचे फिसल गया। जिस अकड़ पर वह पूरे दिन टिका रहा, वह फूटे हुए गिलास से पानी की तरह बह गया। उसके बगल में टायलर और रॉबर्ट अपनी सीटों पर चले गए। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे अब किनारे पर सुरक्षित नहीं है। जब मिरांडा की नजर पीएस पर पड़ी तो उसका पेट मुड़ गया। चिकित्सीय साक्ष्य पहले ही उसके मामले को खत्म कर चुके थे, लेकिन उस मुस्कुराहट ने उसे बताया कि उसके पास एक आखिरी कार्ड था और यह चोट पहुंचाने वाला था। उसने चुप्पी को लगभग क्रूरता से फैलने दिया, मार्कस को छटपटाते हुए और पीएस की उंगलियों को उसकी मेज के किनारे में घुसते हुए देखा। बरी होना उसके लिए पर्याप्त नहीं था। वह चाहती थी कि पूरी सड़ी हुई साजिश को सबके सामने लाया जाए। हालांकि उसने अंततः कहा, उसकी आवाज कमरे में घूम रही थी, अभी भी एक मामला सुलझाना बाकी है। पीएस खुद के बावजूद आगे की ओर झुक गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में डर बैठ गया था। कृपया अब और नहीं। पैनल के सदस्य मिरांडा ने मार्कस की ओर बिना पलके झपकाए कहा, हमने इन युवकों को निर्दोष साबित कर दिया है। जो बचता है वह मकसद का सवाल है, या यूं कहें कि मकसद की कमी। श्रीमान स्टील, उसने भारी सन्नाटे को चीरती हुई अपनी आवाज से पुकारा। मार्कस स्तब्ध हो गया, मानो मिरांडा के संबंध ने उसकी कुर्सी को जाल में बदल दिया हो। टायलर और रॉबर्ट ने एक दूसरे को त्वरित, असहज नजरों से देखा। जिस जीत की उन्हें उम्मीद थी वह खामोशी में बदल गई। पैनल के सदस्य नई रुचि के साथ आगे बढ़े। डॉक्टर ब्रेनन ने अपना चश्मा ठीक किया। डॉक्टर कार्लिसले अपनी कुर्सी पर सीधी हो गई, और यहां तक कि लैंगफोर्ड भी सतर्क दिखे। क्या आप कृपया पैनल को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ेंगे? मार्कस धीरे से उठा। उसका जबड़ा कड़ा था। दिन भर उसमें जो अकड़ थी वह खत्म हो गई थी। उसकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति की सावधानी ने ले ली थी जिसने जाल को महसूस किया था लेकिन उसका आकार नहीं देख सका था। पीएस को लगा कि दीवारें करीब आ रही हैं। मिरांडा जो कुछ भी करने वाला था वह आखिरी रक्षा को छीन लेगा, यदि कोई अभी भी बचा हुआ है। और उसकी वह मुस्कुराहट यह वादा करती थी कि वह हर पल का आनंद लेगी। मिरांडा ने बोलने से पहले चुप्पी को गहरा होने दिया। श्री स्टील, उसने एलेक्स और उसके दोस्तों की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप इन युवकों को पहचानते हैं? मार्कस का सिर धीरे धीरे उनकी दिशा में घूम गया। उसका जबड़ा काम कर रहा था, उसका गला एक बार लड़खड़ा रहा था, और आखिरकार उसने जोर से शब्द बोल दिया। हाँ, क्या आप मानते हैं कि उन्होंने विलियम और ब्रेड पर हमला किया? मिरांडा ने पूछा। उसका लहजा पेशेवर लेकिन इशारा था। मार्कस झिझक रहा था। मिरांडा लौटने से पहले उसकी नजर पीएस पर, फिर विलियम और ब्रेड पर पड़ी। शुरुआत में हाँ, मैंने सोचा था कि उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन आज हमने जो कुछ भी सुना उसके बाद। उसने जोर से निगल लिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि एलेक्स इसमें शामिल था। आपको शुरू में उन पर संदेह क्यों हुआ? मिरांडा ने दबाव डाला। आपको किस बात पर विश्वास हुआ कि वे ऐसी हिंसा करने में सक्षम थे? मार्कस ने अपना वजन बढ़ाया, स्पष्ट रूप से असहज। यह मैच में जो हुआ उसके कारण था। हाँ, मैच। मिरांडा की आवाज में संतुष्टि झलक रही थी, मानो वह इस पल का इंतजार कर रही हो। पैनल और मैं इसके बारे में सुनना बहुत पसंद करेंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था? मार्कस को पता था कि वह अब फंस गया है। सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने एलेक्स को एक फुटबॉल मैच के लिए चुनौती दी। आपने उसे विशेष रूप से चुनौती दी? हाँ। क्यों? मार्कस का चेहरा लाल हो गया। हमारे बीच अच्छे संबंध नहीं है। मैं चाहता था। प्रवेश के साथ संघर्ष करते हुए वह रुका। उसे अपमानित करो, मिरांडा ने कहा। उसकी आवाज कोमल लेकिन तीखी थी। मार्कस ने उत्तर नहीं दिया। उनकी खामोशी किसी भी स्वीकारोक्ति से ज्यादा जोरदार थी। उसके कंधे झुक गए और पैनल को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी। हमें इस मैच के बारे में बताओ मार्कस। शुरुआत से शुरू करो। मार्कस ने धीरे से सांस छोड़ी, ये जानते हुए कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैच जैसा आपने शुरू में सोचा था वैसा ही हुआ। हम जीत रहे थे, आराम से आगे चल रहे थे। वह अपनी कनपटी को रगड़ते हुए रुका, लेकिन दूसरे हाफ में वे हम पर हावी होने लगे। एलेक्स, वह किसी तरह हमारे नाटक पढ़ रहा था। उन्होंने बढ़त बना ली। मिरांडा ने उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हुए सिर हिलाया। अंतिम क्षणों में मार्कस की आवाज धीमी हो गई। विलियम और ब्रैड वे थक गए थे। शायद वे अब दबाव नहीं झेल सकते। वे कुछ महत्वपूर्ण बचाव करने से चूक गए। गोल करने से उन्हें रोकना चाहिए था। उसने विलियम और ब्रैड पर नजर डाली, जो फर्श की ओर देख रहे थे। एलेक्स के टीम के साथी उन पर क्रोधित थे। उन्होंने खेल को बर्बाद करने के लिए उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन मार्कस ने कड़ी मेहनत की। एलेक्स की टीम फिर भी जीत गई। 6-5। चैम्बर शांत था, सरल सत्य को आत्मसात करते हुए। एलेक्स की टीम निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से जीत गई थी। मिरांडा पैनल की ओर मुड़ी, उसकी आवाज अधिकार से भरी थी। पैनल के सदस्यों, आपने इसे स्वयं मार्कस से सुना है। एलेक्स की टीम ने मैच जीत लिया। उसने सीधे विलियम और ब्रैड को संबोधित किया। क्या मार्कस ने हमें जो कुछ भी बताया वह सही है? दोनों ने अनिच्छा से सिर हिलाया, किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे।
एलेक्स अपनी मेज से बोला, उसकी आवाज स्पष्ट और स्थिर थी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। मिरांडा फिर से पैनल का सामना करने के लिए मुड़ी, उसकी आवाज में विजय स्पष्ट थी। पैनल के सदस्य, उद्देश्य प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल जाता है यदि एलेक्स की टीम पहले ही जीत गई होती। यदि उन्होंने सार्वजनिक रूप से मार्कस की सावधानीपूर्वक बनाई गई पेशेवर टीम पर अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया होता, तो आगे बदला लेने के लिए उनके पास क्या संभावित उद्देश्य होता। उसने प्रश्न को ब्लेड की तरह हवा में लटकने दिया। विजेता मैदान पर पहले ही तय हो चुके हिसाब को बराबर करने के लिए हारे हुए लोगों का अंधेरी पार्किंग में पीछा नहीं करते हैं। विजयी लोग उन पर हमला करने के लिए सब कुछ जोखिम में नहीं डालते हैं जिन्हें वे पहले ही हरा चुके हैं। डॉक्टर ब्रेनन ने धीरे से सिर हिलाया, ये समझते हुए कि उसकी आंखों में कुछ उभर रहा है। उद्देश्य का पूर्ण अभाव। बिल्कुल, मिरांडा ने पुष्टि की। कठिन मेडिकल बहाने, समीक्षा की असंभवताएं और विरोधाभासी गवाही के पैटर्न के साथ हमारे पास एक ऐसा मामला है जो बुनियादी तर्क के वजन के नीचे ढह जाता है। मार्कस स्थिर खड़ा था, यह महसूस करते हुए कि उसने एलेक्स के खिलाफ आरोपों के लिए किसी भी शेष आधार को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया था। डॉक्टर विटमैन, पियर्स ने तेजी से टोकते हुए कहा, लोगों के अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। कुछ छात्रों के लिए गेम हारना कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरों के लिए यह हिंसा भड़काने के लिए पर्याप्त विनाशकारी हो सकता है। जैसे ही उसने मार्कस की ओर इशारा किया, उसकी आवाज में जबरदस्त आत्मविश्वास झलक रहा था। सिर्फ इसलिए कि एलेक्स जीत गया, मकसद खत्म नहीं हो जाता। यह इसे और तेज कर सकता था। चैम्बर में सन्नाटा छा गया, सभी की निगाहें पियर्स और मिरांडा के बीच टिक गईं। मिरांडा धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी, उसकी शिकारी मुस्कुराहट नई तीव्रता के साथ लौट आई। उसकी हरी आंखें किसी खतरनाक चीज से चमक रही थी। आप अभी भी इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं, मिस्टर पियर्स? उसने पूछा, उसकी आवाज में स्पष्ट धमकी थी। सब कुछ सुनने के बाद भी पियर्स सीधे हो गए, अपने माथे पर पसीने की बूंदों के बावजूद संस्थागत अधिकार दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे सच्चाई चाहिए, डॉक्टर विटमैन, उतना ही जितना आप चाहते हैं। मिरांडा की मुस्कुराहट तेज हो गई, जैसे कि ब्लेड तेज किया जा रहा हो। सच्चाई, बिल्कुल सही। वह रुकी, अपने शब्दों को अंदर तक डूबने दिया। तो फिर मुझे इस स्मोक स्क्रीन से हमेशा के लिए छुटकारा पाने दीजिए। वह सीधे पैनल को संबोधित करने के लिए मुड़ी, उसकी आवाज में पूर्ण अधिकार था। पैनल के सदस्य, मैं प्रतिवादियों के चरित्र की गवाही देने के लिए डॉक्टर टीशा वेल्स को बुलाना चाहूंगा। पियर्स का चेहरा पीला पड़ गया। उसे इस कदम की उम्मीद नहीं थी। मिरांडा की नजरें पियर्स से कभी नहीं हटी। चूंकि श्री पियर्स व्यक्तित्व और हिंसा की संभावना के बारे में बहुत चिंतित है, आइए किसी ऐसे व्यक्ति से सुने जो वास्तव में इन युवाओं को जानता है। डॉक्टर के रूप में चैम्बर प्रत्याशा से गूंज उठा। टीशा गैलरी में अपनी सीट से उठी। जब वह साक्षी क्षेत्र के पास पहुंची तो उनका शांत पेशेवर व्यवहार बरकरार रहा। पियर्स अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसके हस्तक्षेप ने मिरांडा को उसे अपमानित करने का एक और मौका दिया है। अध्याय 95, सलाहकार का निर्णय। डॉक्टर टीशा वेल्स उसी संयमित अधिकार के साथ अपनी सीट से उठी जिसे वह हर व्याख्यान कक्ष में लाती थी। जैसे ही वह गवाह स्टैंड के पास पहुंची, उसकी एड़ियां चैम्बर के फर्श से टकरा रही थी। हर कदम मापा और पेशेवर था। उसे सहजता से कुर्सी पर बैठते देख कक्ष में सन्नाटा छा गया। उसने एक बार अपने ब्लेजर को समायोजित किया, अपने हाथों को अपनी गोद में रखा और किसी ऐसे व्यक्ति के शांत आत्मविश्वास के साथ सीधे मिरांडा की ओर देखा जो जीवनयापन के लिए कठिन सवालों से निपटता है। डॉक्टर वेल्स, मिरांडा ने शुरू किया। उसकी आवाज सम्मानजनक लेकिन उद्देश्यपूर्ण थी। आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद। एलेक्स हेल के अकादमिक सलाहकार के रूप में, क्या आप इस पैनल को उनके अकादमिक प्रदर्शन के बारे में बता सकते हैं? टीशा की आवाज स्पष्ट और अटल थी। एलेक्स अपने सभी पाठ्यक्रमों, प्रत्येक सेमेस्टर में लगातार शीर्ष 5 छात्रों में रैंक करता है। आगे बढ़ने से पहले उसने उसे अपने अंदर समाहित होने दिया। छात्रवृत्ति छात्रों को जिन अतिरिक्त दबावों का सामना करना पड़ता है, कार्य दायित्वों, वित्तीय बाधाओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। डॉक्टर ब्रेनन ने अपने नोट्स से ऊपर देखा तो वह स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ। डॉक्टर कार्लिसले रुचि के साथ आगे की ओर झुके। और उसका चरित्र, मिरांडा ने जारी रखा, अनुकरणीय। 3 साल के शैक्षणिक पर्यवेक्षण में एलेक्स कभी भी एक भी अनुशासनात्मक घटना में शामिल नहीं हुआ। टीशा रुकी, उसकी नजर पैनल पर पड़ी। कभी नहीं। लगभग 1 महीने पहले हुए एक झगड़े को छोड़कर चैम्बर का ध्यान तेज हो गया। हर नजर मार्कस की ओर मुड़ गई, जो स्पष्ट रूप से पीला पड़ गया था। टायलर और रॉबर्ट घबराहट से उसके पास चले गए। उनका आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार लुप्त हो गया। अगर उस पिटाई के बारे में सच सामने आ गया तो क्या होगा? मार्कस ने सोचा। उसके सीने में घबराहट झलक रही थी, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं। हमने ये सुनिश्चित किया। पियर्स को अपना पेट खराब महसूस हुआ। वह ठीक ठीक समझ गया कि यह किस ओर जा रहा है, और उसकी आवाज तनाव को चाबुक की तरह काट देती है। डॉक्टर वेल्स, उन्होंने तेजी से कहा, कृपया प्रासंगिक विषय पर बने रहें। हम विलियम और ब्रैड के मामले पर चर्चा कर रहे हैं, किसी लड़की को लेकर स्कूल में हुई हाथापाई पर नहीं। उनके उपेक्षापूर्ण लहजे से पता चला कि घटना पर सभी का ध्यान था। तुच्छ किशोर नाटक इस औपचारिक कार्यवाही के योग्य नहीं था।
मिरांडा की शिकारी मुस्कान लौट आए। पियर्स की ओर मुड़ते ही उसकी आंखें चमक उठी। मेरे मेरे मिस्टर पियर्स, इसके बारे में इतना चिंतित क्यों? जानबूझकर लापरवाही बरतने से पहले उसे पसीना आता देख उसने सवाल को एक पल के लिए लटका दिया। लेकिन आप सही हैं, उस विशेष घटना के बारे में किसी भी दावे का समर्थन करने वाले सबूत के बिना इस पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। पियर्स ने थोड़ा आराम किया, लेकिन मिरांडा के स्वर ने वादा किया कि यह राहत अस्थायी थी। मिरांडा वापस टीशा की ओर मुड़ी। मिस्टर मॉरिसन और मिस्टर कार्टर के बारे में क्या उन्होंने कभी आक्रामक व्यवहार या इसी तरह की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है? कभी नहीं। टीशा की प्रतिक्रिया तत्काल और दृढ़ थी। डैनी और माइक दोनों उत्कृष्ट छात्र हैं, अपनी पढ़ाई और अपने परिवारों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध हैं। दोनों में से कोई भी कभी भी किसी विवाद या अनुशासनात्मक कार्रवाई में शामिल नहीं हुआ है। पैनल के सदस्यों ने नोट लिखते हुए सिर हिलाया। गैलरी ने ध्यान से सुना। कुछ छात्र जो पहले फुसफुसाकर आरोप लगा रहे थे अब असहज दिख रहे हैं। मिरांडा ने विलियम और ब्रैड की ओर इशारा किया, जो अपनी कुर्सियों पर झुककर बैठे थे। फायदा पाने की सारी उम्मीदें उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। और इन दोनों युवकों के बारे में आपका क्या आकलन है? टीशा की अभिव्यक्ति और अधिक नपी तुली हो गई। विलियम और ब्रैड आमतौर पर शारीरिक टकराव शुरू करने वाले प्रकार के नहीं हैं, लेकिन वे मुखर हो सकते हैं, बॉस। यहां तक कि वह सोच समझकर रुकी। एलेक्स और उसके दोस्तों के साथ उनका मनमुटाव चल रहा है, लेकिन यह हमेशा मौखिक रहा है। कक्षा में तनाव, सामाजिक असहमति, ऐसा कुछ भी नहीं जो इस स्तर की सोची समझी हिंसा की क्षमता का सुझाव दे। उनकी ईमानदारी के कारण ही उनके शब्दों में वजन था। वह विलियम और ब्रैड को निर्दोष स्वर्गदूतों के रूप में चित्रित नहीं कर रही थी, बल्कि सामान्य छात्रों के रूप में चित्रित कर रही थी, जिनके व्यक्तित्व के टकराव आपराधिक साजिश से कहीं कम थे। पैनल ने इस गवाही को आत्मसात किया, ये देखते हुए कि यह कैसे लगाए गए गंभीर आरोपों से एकदम विपरीत है। जैसे ही मिरांडा ने मार्कस और उसके दोस्तों की ओर इशारा किया, उसके होठों पर एक जानने वाली खतरनाक मुस्कान आ गई। और अंततः, डॉक्टर वेल्स, इन सज्जनों के बारे में क्या? मार्कस को लगा कि कक्ष में हर नजर उस पर केंद्रित है। टीशा के मूल्यांकन की प्रतीक्षा करते करते उसका गला सूख गया, ये जानते हुए कि वह आगे जो भी कहेगी वह उसके भाग्य का निर्धारण कर सकता है। मार्कस शैक्षणिक रूप से सक्षम है, टीशा ने समान रूप से कहा, लेकिन वह अधिकार की भावना के साथ काम करता है जो एक शिक्षक के रूप में मुझे चिंतित करता है। उसने पहले कथन को शांत होने दिया, फिर आगे बढ़ने से पहले अपनी निगाहें सीधे मार्कस पर घुमाई। तकनीकी रूप से उसे कभी भी अनुशासित नहीं किया गया, लेकिन व्यवहार के ऐसे पैटर्न रहे हैं जो बताते हैं कि वह संघर्ष को सामान्य असहमति के बजाय व्यक्तिगत युद्ध के रूप में देखता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसका पेशेवर रवैया कभी कमजोर नहीं हुआ। जब उसके अधिकार या स्थिति को चुनौती दी जाती है, विशेष रूप से सार्वजनिक सेटिंग में, तो वह केवल प्रतिस्पर्धा नहीं करता है, वह चुनौती के स्रोत को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। यह पारंपरिक अर्थों में दुर्भावनापूर्ण नहीं है, लेकिन यह व्यवस्थित है। जैसे ही उसने निष्कर्ष निकाला, उसकी निगाहें उस पर टिक गईं। वह उस प्रकार का छात्र है जो एलेक्स की छात्रवृत्ति की सफलता को प्रेरणा के रूप में नहीं, बल्कि उस प्राकृतिक व्यवस्था के अपमान के रूप में देखता है जिसका मानना है कि उसका अस्तित्व होना चाहिए। टीशा के शब्दों के बाद जो सन्नाटा था वह बहरा कर देने वाला था। उसका नैदानिक मूल्यांकन एक निदान की तरह हवा में लटका हुआ था, जिसे कोई भी सुनना नहीं चाहता था, लेकिन हर कोई जानता था कि यह सटीक था। मार्कस का चेहरा लाल हो गया। उसके हाथों ने कुर्सी के आर्मरेस्ट को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। सुनवाई के दौरान उसने जिस सावधानी से संयम बनाए रखने की कोशिश की, वह कांच की तरह टूट गया। यह पूरी तरह से अनुचित है, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज सामान्य से अधिक ऊंची थी। वह मुझे किसी प्रकार का समाजोपात जैसा बना रही है। फुसफुसाहट तुरंत शुरू हो गई, सावधान लेकिन स्पष्ट। पहली बार जब उसके नाम का उल्लेख किया गया था, मुझे पता था कि यह लड़का किसी न किसी तरह इसमें शामिल था। उसने उनके व्यक्तित्व का बखूबी चित्रण किया। अमीर लड़के का हकदार जो ना कहे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। याद रखें कि जेसिका के साथ क्या हुआ था जब उसने उसे कक्षा अध्यक्ष के लिए हराया था। अचानक शैक्षणिक अखंडता के मुद्दे सामने आए। आखिरकार किसी ने वह कह दिया जो हम सभी वर्षों से सोच रहे थे। सुगबुगाहट जानबूझकर कम थी, लेकिन सामूहिक मान्यता निर्विवाद थी। संकाय सदस्यों ने गंभीर रूप से सिर हिलाया। जो छात्र मार्कस के व्यवस्थित उन्मूलन के शिकार थे, उन्हें दोषमुक्ति का एक क्षण महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि कमरा एक मूक समझ साझा कर रहा है। टीशा ने जो कुछ भी कहा था वह सच था, हालांकि किसी ने भी इस तरह की नैदानिक कुंदता की उम्मीद नहीं की थी। डॉक्टर ब्रेनन ने धीरे धीरे अपना पेन नीचे रखा और डॉक्टर कार्लिसले की ओर महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा। टीशा के मूल्यांकन की स्पष्टता ने उन्हें स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन सामग्री को नहीं। डॉक्टर वेल्स, डॉक्टर ब्रेनन ने ध्यान से कहा, आपका विवरण उल्लेखनीय रूप से स्पष्ट है। डॉक्टर कार्लिसले ने सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति चौंकने की बजाय विचारशील थी। हम सभी ने वर्षों से शैक्षणिक और सामाजिक चुनौतियों के प्रति मार्कस के दृष्टिकोण को देखा है, लेकिन क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि उसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया? टीशा ने सीधे डॉक्टर कार्लिसले की ओर देखा। उसकी आवाज शांत और मापी हुई थी।
मैंने एक शिक्षक के रूप में जो देखा है उससे आगे मैं कुछ भी सुझाव नहीं दे रही हूं, उसने समान रूप से उत्तर दिया। मैं केवल उन व्यवहारिक पैटर्न का वर्णन कर रहा हूं जो स्वयं बोलते हैं। वह रुकी और अपने शब्दों को अंतिम निर्णय की तरह सदन में स्थापित होने दिया। आपने मेरा पेशेवर मूल्यांकन पूछा। मैंने इसे उपलब्ध करा दिया है। चैम्बर में गहरा सन्नाटा छा गया। अपनी प्रत्यक्ष टिप्पणियों से परे अटकलें लगाने से टीशा के इनकार ने किसी तरह उसकी गवाही को अधिक शक्तिशाली बना दिया, कम नहीं। उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए थे और उन्हें अपने निष्कर्ष निकालने दिए थे। डॉक्टर ब्रेनन ने धीरे से सिर हिलाया। धन्यवाद डॉक्टर वेल्स, आपकी गवाही रोशन करने वाली रही है। डॉक्टर कार्लिसले ने अंतिम टिप्पणी की। उसकी कलम शांत कक्ष में जोर जोर से खरोंच रही थी। मेरा मानना है कि हमारे पास आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त जानकारी है। पियर्स ने आखिरी बार अपने पैरों पर गोली मारी। हताशा के कारण उसकी आवाज में दरार आ गई। पैनल के सदस्यों, यह अभी भी अटकलें हैं। चरित्र मूल्यांकन आपराधिक साजिश का सबूत नहीं है। वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता मिस्टर पियर्स? मिरेंडा ने उसे तेजी से काट दिया। उसके पास बिना किसी संदेह के ये सब योजना बनाने का मकसद, संसाधन और सही अवसर था। मिरेंडा ने अपनी निगाहें सीधे मार्कस पर घुमाई, जिसने अंततः अपना हकलाता हुआ विरोध बंद कर दिया था। मिस्टर स्टील, उसने कहा, उसकी आवाज में भ्रामक लापरवाही थी। विलियम और ब्रेड से जुड़ी कथित घटना के समय आप वास्तव में कहां थे? मार्कस थोड़ा सीधा हो गया। नियंत्रण हासिल करने का मौका जब्त कर लिया। मैं अपने दोस्तों के साथ कक्षा में था, उसने टायलर और रॉबर्ट की ओर इशारा करते हुए कहा। वहां बहुत सारे लोग थे। उनमें से कोई भी इसकी पुष्टि कर सकता था। मिरेंडा की मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। आप कितने अद्भुत हैं मिस्टर स्टील। कई गवाहों के साथ हर संभावित स्थिति के लिए पहले से ही तैयार हूं। निहितार्थ हवा में भारी लटका हुआ था। मार्कस का चेहरा फिर से तमतमा गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम वास्तव में एक साथ पढ़ रहे थे। जब आप निर्दोष हो तो कोई बहाना होना संदेहास्पद नहीं है। पियर्स ने फिर विरोध किया। डॉक्टर विटमैन, आप बिना किसी ठोस सबूत के केवल मकसद के आधार पर किसी पर संदेह नहीं कर सकते। अपने ठिकाने को साबित करने के लिए गवाहों का होना बिल्कुल वही है जो किसी भी निर्दोष व्यक्ति को करना चाहिए। उनका विरोध पूरे सदन में गूंज उठा, लेकिन जब वे बोल रहे थे तब भी एकत्रित भीड़ को उनकी स्थिति की कमजोरी नजर आ रही थी। मार्कस का बहाना जितना अधिक तैयार लग रहा था, पूरी साजिश उतनी ही अधिक सुविचारित दिखाई दे रही थी। तारांकन तारांकन तारांकन। लेखक का नोट। तो आप अब तक के इस परीक्षण के बारे में क्या सोचते हैं? आंखें, इस समय आपका पसंदीदा पात्र कौन है? अपनी तीव्र पूछताछ के साथ मिरेंडा, क्रूर ईमानदारी के साथ टीशा, या शायद कोई और यहाँ एक मोड़ है। यदि आप पैनल में होते तो आप मार्कस, विलियम और ब्रेड को क्या सजा देते? रचनात्मक बनो, निष्पक्ष बनो, या निर्दयी बनो। मैं आपका निर्णय देखने के लिए उत्सुक हूं। टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। मैंने हर एक को पढ़ा। और यदि आप इस नाटक का आनंद ले रहे हैं तो पावर स्टोन या उपहार देकर सहयोग करना न भूलें। आपका प्यार कहानी को जीवित रखता है। अध्याय 96, अंतिम शब्द। डॉक्टर विटमैन, बिना ठोस सबूत के आप किसी को केवल मकसद के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकते। आपका सबूत कहाँ है? वे शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन मिरेंडा के पास बहुत कुछ था। वो पियर्स की ओर मुड़ी। उसकी अभिव्यक्ति एकदम ठंडी थी। उसकी आंखें तेज और अडिग थीं। वह कक्ष के केंद्र में पूरी तरह से ध्यान आकर्षित करते हुए खड़ी थी। मेरे पास ये साबित करने के लिए सबूत नहीं है कि मार्कस ने ये साजिश रची थी, उसने कहा। उसके शब्द ब्लेड की तरह तेज थे। लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। और मुझे बताओ मिस्टर पियर्स, इन युवकों के खिलाफ आपका सबूत कहाँ है? उसने नाटकीय सटीकता के साथ प्रतिवादियों की मेज की ओर इशारा किया। उन्हें वास्तव में किस आधार पर नष्ट किया जा रहा है? गवाही को हमने मेडिकल रिकॉर्ड और समयरेखा की असंभवताओं के साथ व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया है। उसकी आवाज ऊंची हो गई। हर शब्द के साथ शक्ति बढ़ती जा रही थी। आप साक्ष्य के बारे में बात करना चाहते हैं? आइए देखें कि हम वास्तव में क्या जानते हैं। इन लड़कों ने विलियम और ब्रेड पर अपनी निगाहें टिकाते हुए कहा, कथित तौर पर कैंपस की पार्किंग में हमला किया गया। और किसी ने भी कैंपस के सबसे व्यस्त इलाके में कुछ भी नहीं सुना। वह टहलने लगी। उसकी एड़ियां सैन्य सटीकता के साथ फर्श पर टिक गईं। उनके बयानों में विसंगति स्पष्ट है। स्थान बदलता है, समयरेखा बदलती है, सुविधाजनक स्मृति अंतराल। यह भ्रम की स्थिति नहीं है, यह मनगढ़ंत बात है। मिरेंडा तेजी से पैनल का सामना करते हुए अचानक रुक गई। यह पूरी कार्यवाही एक परिकलित सेटअप से कम नहीं है। कहीं और हुई चोटों का इस्तेमाल सर्जिकल सटीकता के साथ निर्दोष छात्रों को फंसाने के लिए किया गया था। वह मार्कस की ओर मुड़ी। उसकी हरी आंखें नियंत्रित क्रोध से चमक रही थी। मार्कस स्टील अपने से नीचे समझे जाने वाले छात्रवृत्ति छात्रों द्वारा सार्वजनिक अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका। इसलिए उसने वास्तविक आघात को हथियार बनाया। वास्तविक पीड़ा। उसकी आवाज एक घातक फुसफुसाहट में बदल गई, फिर भी इससे कक्ष भर गया। एलेक्स, माइक और डैनी कहीं छुपकर बदला लेने की योजना नहीं बना रहे थे। नहीं, वे एक छोटी लड़की के साथ थे। एक बच्ची अपने जीवन के लिए लड़ रही थी, जबकि मार्कस और उसके साथियों ने उन्हें फंसाने की साजिश रची थी। मिरेंडा की नजर कमरे पर पड़ी।
श्रीमान थॉम्पसन और श्री मार्टिनेज उन पर अज्ञात हमलावरों द्वारा परिसर के बाहर कहीं हमला किया गया और मार्कस मकसद, संसाधनों और सही अवसर के साथ उन्हें यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया कि एलेक्स की टीम जिम्मेदार थी। उसकी आवाज पूर्ण विश्वास से भरी थी। पैनल के सदस्यों, 3 निर्दोष युवकों को इस सकस में घसीटा गया है। ये सब धारणाओं, हेराफेरी और एक विशेषाधिकार प्राप्त छात्र के घायल अहंकार के कारण है, जो सर्वश्रेष्ठ होना स्वीकार नहीं कर सका। वह रुकी, अपने शब्दों को हथौड़े की तरह अंदर घुसने दिया। न्याय उनके पूर्ण दोषमुक्ति की मांग करता है और यह उन लोगों के लिए परिणाम की मांग करता है जो व्यक्तिगत हिसाब किताब चुकाने के लिए जिंदगियां नष्ट कर देंगे। मिरांडा अपनी मेज पर लौट आए। उसका समापन वक्तव्य बिजली की गड़गड़ाहट की तरह हवा में लटक गया। विनाशकारी, अंतिम, जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। कक्ष में एकदम सन्नाटा छा गया। हर आंख, हर सांस उसके शब्दों के बोझ में बंधी हुई थी। एक संक्षिप्त, लगभग अगोचर क्षण के लिए गैलरी के कुछ सदस्य, छात्र, संकाय उसके तर्क की शक्ति में बहकर लगभग अनजाने में धीरे धीरे ताली बजाने लगे। मौन। डॉक्टर कार्लिसले की आवाज पूरे कक्ष में तेजी से गूंज उठी। धीमी तालियां तुरंत रुक गईं, बीच गति में स्थिर हो गईं। तना हुआ और नियंत्रित चैम्बर की पेशेवर मर्यादा बहाल की गई। डॉक्टर कार्लिसले निश्चल रहीं, उनकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी, उनकी निगाहें विलियम और ब्रैड पर टिकी थीं। सन्नाटा तुरंत लौट आया, गहरा और अधिक दमनकारी। आप दोनों ने सब कुछ सुना है, हर सबूत, हर गवाही और अपने बयानों में हर विरोधाभास। उसका लहजा सख्त था लेकिन निर्दयी नहीं। यदि आप हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं कि वास्तव में आपके साथ ये किसने किया है, तो हमारे पास आपकी चोटों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने और झूठे आरोप दायर करने के लिए निष्कासन की सिफारिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। विलियम और ब्रैड पूरी तरह पीले पड़ गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे किस जाल में फंस गए हैं तो उनकी आंखों में घबराहट झलकने लगी। वे सच नहीं बता सकते। निष्कासन के अलावा बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। मार्कस ने उन्हें चिकित्सा कवरेज, कनेक्शन, सुरक्षा का वादा किया था। यदि उन्होंने अभी उसके साथ विश्वासघात किया तो वे अपना सब कुछ खो देंगे और खुद ही वर्षों तक पुनर्प्राप्ति का सामना करेंगे। लेकिन वे भारी सबूतों के सामने भी अपना झूठ बरकरार नहीं रख सके। सबसे पहले विलियम का संकल्प टूटा। जैसे ही उसने पैनल की ओर उत्सुकता से देखा तो उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हम कभी भी किसी को फंसाना नहीं चाहते थे। उनकी आवाज सच्ची वेदना से भर रही थी। हमारा कभी इरादा नहीं था कि निर्दोष लोगों को चोट पहुंचे। उसके कंधे कांपने लगे क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया था उसका बोझ उस पर आ गया। हम उस सुबह गाड़ी से कैंपस जा रहे थे। सुबह लगभग 7 बजे रखरखाव भवन के पास जंगल के रास्ते शॉर्टकट ले रहे थे। उसने अपनी आस्तीन से अपनी आंखें पोंछी। उसकी आवाज और अधिक हताश हो गई। 3 लोग कहीं से बाहर आए। उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे। हुडी, मास्क। हम बिल्कुल नहीं देख सके कि वे कौन थे। ब्रैड ने उन्मत्तता से सिर हिलाया। अब उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उन्होंने हम पर हमला करना शुरू कर दिया। कोई शब्द नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस हिंसा। विलियम ने सीधे पैनल की ओर देखा। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थीं। हम डरे हुए थे, आहत थे, भ्रमित थे। जब लोगों ने हमसे पूछा कि ऐसा किसने किया होगा, तो एलेक्स और उसकी टीम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनसे हमें हाल ही में समस्या हुई थी। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। मैच के बाद वे हमसे बहुत नाराज थे। डैनी चिल्ला रहे थे कि हमने टीम को कैसे धोखा दिया है। माइक हमें कोस रहे थे। यहां तक कि एलेक्स भी गुस्से में दिख रहे थे। ब्रैड ने हताश होकर कहा, हमने बस मान लिया। 3 हमलावर और हमारे पास केवल एलेक्स, डैनी और माइक के साथ समस्या थी। समय उपयुक्त लग रहा था। हमने वास्तव में सोचा कि यह वे ही थे। विलियम की आवाज याचना भरी हो गई। हमने हमला होने के बारे में झूठ नहीं बोला। हमारी चोटें असली हैं, लेकिन हम स्थान को लेकर डर गए और भ्रमित हो गए। हमने पार्किंग स्थल इसलिए कहा क्योंकि हमें लगा कि यह अधिक विश्वसनीय लगेगा। उसने वास्तविक पश्चाताप के साथ एलेक्स की मेज की ओर देखा। किसी ने हमें कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं किया। हमें रिश्वत या धमकी नहीं दी गई। हमने एक भयानक गलती की। हमने अपनी धारणाओं को आरोप बनने दिया। सदन अविश्वास और क्रोध की बड़बड़ाहट से गूंज उठा। जिन छात्रों ने आरोपों का समर्थन किया था वे अब निराश दिखे। संकाय सदस्यों ने सभी के समय की बर्बादी और निर्दोष छात्रों को हुए नुकसान पर अपना सिर हिलाया। लेकिन हर कोई देख सकता था कि वास्तव में क्या हुआ था। विलियम और ब्रैड वास्तविक पीड़ित थे जो गलत निष्कर्ष पर पहुंच गए थे, और कोई उन धारणाओं को निर्दोष जीवन को नष्ट करने देने से बहुत खुश था। आखिरकार सच्चाई सामने आ गई, भले ही इससे पता चला कि बदला लेने के लिए वास्तविक आघात को कितनी आसानी से हथियार बनाया जा सकता है। तारांकन। पैनल के 3 सदस्यों ने सार्थक नजरों का आदान प्रदान किया। डॉक्टर ब्रेनन ने अपना गला साफ किया और सभा को संबोधित किया। पैनल अब विचार विमर्श के लिए अवकाश लेगा। यह सुनवाई अस्थायी रूप से निलंबित है। तीनों उठे और बगल के सम्मेलन कक्ष में चले गए, जिससे कक्ष में फुसफुसाहट भरी बातचीत होने लगी। 25 मिनट बाद वे लौटे। उनके भाव गंभीर लेकिन दृढ़ थे। डॉक्टर कार्लिसले एक औपचारिक दस्तावेज पकड़े हुए खड़े थे। उसकी आवाज संस्थागत अधिकार के साथ अब शांत कक्ष में पहुंच गई।
सभी गवाही, साक्ष्य और गवाहों के बयानों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह पैनल अपने निर्णय पर पहुंचा है। उसने सीधे एलेक्स, माइक और डैनी की ओर देखा। मिस्टर हेल, मिस्टर मॉरिसन और मिस्टर कार्टर, आपको सभी आरोपों से पूरी तरह बरी किया जाता है। आपके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से खारिज किए जाते हैं। जैसे ही माइक और डैनी ने अविश्वसनीय दृष्टि से देखा तो एलेक्स के चेहरे पर राहत छा गई। डॉक्टर कार्लिसले ने जारी रखा, उनका लहजा और अधिक औपचारिक होता गया। इसके अलावा यह पैनल इस संस्थान की ओर से आपके द्वारा सहन की गई परेशानी के लिए औपचारिक माफी मांगना चाहता है। आपके द्वारा अनुभव की गई प्रक्रिया न तो उचित थी और न ही उचित थी, और हमें आपकी प्रतिष्ठा और भलाई को हुए नुकसान के लिए गहरा खेद है। उसकी नजर विलियम और ब्रेड पर गई, जो सिर झुकाए बैठे थे। मिस्टर थॉम्पसन और मिस्टर मार्टिनेज, जबकि हम स्वीकार करते हैं कि आप हमले के वास्तविक पीड़ित थे, आपके झूठे आरोपों ने निर्दोष छात्रों को अथाह नुकसान पहुंचाया है। आपको झूठे आरोप दायर करने और इस पैनल को गुमराह करने के लिए इस संस्था से 1 महीने के लिए निलंबित किया जाता है। विलियम ने परिणाम स्वीकार करते हुए आंसुओं के साथ सिर हिलाया। डॉक्टर कार्लिसले की नजरें मार्कस पर पड़ी, जो पीला पड़ गया था। श्रीमान स्टील, जबकि हमें इस साजिश को अंजाम देने में आपकी संलिप्तता पर गहरा संदेह है, पैनल को इस समय औपचारिक प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत नहीं मिल सके। मार्कस की राहत दिख रही थी, लेकिन डॉक्टर कार्लिसले का काम खत्म नहीं हुआ था। हालांकि आपको एक औपचारिक चेतावनी जारी की जाती है। भविष्य में कोई भी कदाचार, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, इस संस्थान से तत्काल निष्कासन होगा। आप पर नजर रखी जा रही है, मिस्टर स्टील। आखिरकार उसकी कड़ी नजर पियर्स पर टिकी, जिसका करियर खत्म होने वाला था। श्रीमान पियर्स, इन कार्यवाही के दौरान आपका आचरण अचेतन रहा है। आपका पूर्वाग्रह, लापरवाही और इन आरोपों की ठीक से जांच करने में विफलता आपके पेशेवर कर्तव्यों के मौलिक उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करती है। पियर्स का चेहरा उदास हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि क्या होने वाला है। आपको इस संस्थान में किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही में शामिल होने से स्थायी रूप से हटा दिया जाता है। इसके अलावा यह पैनल न्यासी बोर्ड द्वारा पूर्ण समीक्षा होने तक प्रशासनिक कर्तव्यों से आपके निलंबन की सिफारिश करता है। सदन अनुमोदन और सदमे की बड़बड़ाहट से गूंज उठा। डॉक्टर ब्रेनन खड़े थे, उनकी आवाज में संस्थागत अधिकार का भार था। इस मामले को एक अनुस्मारक के रूप में काम करना चाहिए कि न्याय के लिए आरोपों से अधिक की आवश्यकता होती है। यह सबूत निष्पक्षता और शक्तिशाली हितों को चुनौती देने के साहस की मांग करता है, जब वे निर्दोष जीवन को खतरे में डालते हैं। अंततः बाढ़ आ गई, जिससे उस साजिश का अंत हो गया जिसने 3 निर्दोष छात्रों को लगभग नष्ट कर दिया था। जैसे ही बड़बड़ाहट कम हुई, डॉक्टर ब्रेनन अपनी आवाज में वास्तविक सम्मान के साथ मिरेंडा की ओर मुड़े। डॉक्टर विटमैन, निष्कर्ष निकालने से पहले पैनल इन कार्यवाही के दौरान आपकी असाधारण वकालत को स्वीकार करना चाहता है। डॉक्टर कार्लिसले ने सहमति में सिर हिलाया। साक्ष्यों की आपकी व्यवस्थित प्रस्तुति, आपकी संपूर्ण तैयारी और न्याय के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता अनुकरणीय रही है। आपने पेशेवर आचरण के उच्चतम मानकों का प्रदर्शन किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर ब्रेनन ने आगे कहा, आपने हम सभी को याद दिलाया है कि सच्ची वकालत कैसी होती है। प्रक्रिया का सम्मान करते हुए निर्दोषों की रक्षा करना। आज यहां आपका काम भुलाया नहीं जाएगा। जैसा कि डोमिरांडा के लिए ब्रेनन की प्रशंसा फीकी पड़ गई, चैम्बर एक ही बार में सांस छोड़ने लगा। एक पल के लिए कमरे में शांति छा गई, फिर प्रतिक्रियाएं तरंगित होने लगी। शांत, स्तरित, अचूक। उनके काम को पैनल की मान्यता एक झटके की तरह मिली। मिरेंडा ने शांत गरिमा के साथ अपना सिर झुकाया, उसकी उपस्थिति मौन में भी आदेश दे रही थी। पूरे कमरे में पियर्स अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वास्तविक, संतुष्ट, कड़वा नहीं, उपहास नहीं। एक बार के लिए वह लगभग गर्व महसूस कर रहा था, मानो मिरेंडा ने उसी तरह से लड़ाई लड़ी हो जैसे वह हमेशा चाहता था कि सिस्टम से लड़ा जा सके। अभिव्यक्ति एक रहस्य की तरह बनी रही, जिसे केवल वह समझ सका। अध्याय 97, राहत और गणना। फैसले से सभा में हलचल मच गई, विभिन्न भावनाओं की लहर पैदा हो गई, फिर भी उल्लेखनीय रूप से कोई भी वास्तव में निराश नहीं दिखा। मार्कस अपनी कुर्सी पर गिर गया, अंततः तनाव उसके कंधों से निकल गया। एक औपचारिक चेतावनी, बस इतना ही था। जब यह पूर्ण निष्कासन और आपराधिक आरोप हो सकता था, तो वह कलाई पर बमुश्किल थप्पड़ मारकर बच निकला था। आखिरकार उसने कंधे झुकाते हुए सांस छोड़ी। टायलर और रॉबर्ट सुरक्षात्मक रूप से बंद हो गए। बस एक चेतावनी, टायलर फुसफुसाए। हम इससे बच गए। मार्कस मुस्कुराया, पतला, गंभीर, संतुष्ट। उनके परिवार के प्रभाव ने बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक काम किया। विलियम और ब्रैड ने एक दूसरे को गहरी राहत दी और सभी 7 संरक्षक देवताओं को चुपचाप धन्यवाद दिया। जो कुछ हो सकता था उसकी तुलना में 1 महीने का निलंबन स्वर्ग से एक उपहार जैसा लगा। अगर हमने उन्हें असली कहानी बता दी होती, विलियम ने अपने आखिरी आंसू पोंछते हुए सोचा, तत्काल निष्कासन हमारी समस्याओं में सबसे कम होता। सच्चाई उनके मंगलंत संस्करण से कहीं अधिक बदतर थी। निर्दोष छात्रों को फंसाने के लिए इतनी हद तक जाने के लिए लोगों ने उनसे घृणा की होगी। नफरत भारी होती। कॉलेज में रहना असंभव होता, भले ही उन्हें सीधे निष्कासित न किया जाता।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे मार्कस के चमत्कारिक इलाज का वादा खो चुके होंगे। इसके बिना उन्हें महीनों तक दर्द उपचार, विशेषज्ञों और अंतहीन चिकित्सा का सामना करना पड़ा। इसके साथ वे लगभग पूरी तरह से दूर जा सकते थे। मार्कस के शब्द उनकी जीवन रेखा थे। उसे धोखा देने का मतलब सिर्फ प्रदर्शन नहीं था, इसका मतलब था खुद को हर टूटी हुई हड्डी और फटी हुई मांसपेशियों से पीड़ित होने के लिए दोषी ठहराना। उन्होंने कम सत्य को चुना और उससे बच निकले। राहत जबरदस्त थी, मिरेंडा अलग थी। पियर्स का फैसला अभी भी उसके कानों में गूंज रहा है, जो उसके पूर्वाग्रह, लापरवाही और निर्दोष छात्रों को बर्बाद करने की तत्परता की लगातार याद दिलाता है। फिर भी इस सब के बावजूद एक जकड़न ने उसकी छाती को जकड़ लिया और उसकी आंखों से बिना रुके आंसू बहने लगे। वह बहुत देर तक पियर्स की ओर देखती रही कि उसके पेशेवर विनाश का भार उसके कंधों पर आ गया है। उसकी अभिव्यक्ति में कुछ था, हार नहीं बल्कि लगभग राहत, मानो ये परिणाम अपरिहार्य था, शायद स्वागत योग्य भी। उनकी नजरें पूरे कक्ष में थोड़ी देर के लिए मिली। पियर्स की मुस्कान लौट आई, वास्तविक, लगभग आभारी। उसने उसकी ओर हल्का सा सिर हिलाया। ये दो लोगों के बीच स्वीकृति का संकेत था, जो कमरे में मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में खेल को बेहतर समझते थे। मिरेंडा ने अपनी आंखों की नमी वापस झपकाई, अभ्यास दक्षता के साथ अपने कागजात इकट्ठे किए और चुपचाप कक्ष से बाहर चली गई। पूरी गैलरी में संकाय सदस्यों ने फैसले पर सहमति व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। न्याय मिल चुका था, निर्दोषों की रक्षा की गई, दोषियों को परिणाम भुगतने पड़े और भ्रष्ट अधिकारी को हटा दिया गया। जिन्होंने शुरू में एलेक्स के खिलाफ आरोपों का समर्थन किया था, अब उनके हृदय परिवर्तन से उन्हें दोषमुक्त महसूस हुआ। जिन लोगों को हमेशा उनकी बेगुनाही पर विश्वास था, उन्हें सिस्टम में अपना विश्वास बहाल हुआ। एलेक्स वहीं बैठा रहा, फैसला उसके दिमाग में गूंज रहा था। मेज के पार माइक ने एक तेज हंसी छोड़ी, जो एक थरथराती मुस्कुराहट में बदल गई, जबकि डैनी पीछे की ओर झुक गया और अपना हाथ अपने चेहरे पर खींच लिया, जैसे कि वह कई हफ्तों से अपनी सांस रोक रहा हो। उनके बीच राहत की लहर दौड़ गई, कच्ची और अनफिल्टर्ड। लेकिन एलेक्स की नजर उन पर ज्यादा देर तक नहीं टिकी। वे मार्कस की ओर चले गए, निश्चिंत, मंद मंद मुस्कुराते हुए, अछूते। असली अपराधी अपने परिवार की छाया की चमक में आत्मसंतुष्ट बैठा है। एलेक्स का जबड़ा कड़ा हो गया। उन्हें खुशी थी कि माइक और डैनी इस दुष्स्वप्न से मुक्त हो गए। उन्हें पहले ही नरक में घसीटा जा चुका है। लेकिन मार्कस, वह अधूरा काम था। भाग्य के एक अजीब मोड़ में चैम्बर में मौजूद हर किसी को वही मिला जो वे वास्तविक रूप से उम्मीद कर सकते थे। तारांकन, तारांकन, तारांकन। जैसे जैसे कक्ष खाली होता गया, डॉटिशा वेल्स ने कई संकाय सदस्यों के साथ संपर्क किया। उसका पेशेवर रवैया नर्म होकर अधिक गर्मजोशीपूर्ण, अधिक व्यक्तिगत हो गया था। एलेक्स, माइक, डैनी, उसने सबसे पहले उन तक पहुंचते हुए कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से आप लड़कों को आपके पूर्ण समर्पण पर बधाई देना चाहता था। माइक तेजी से अपना हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। डॉक्टर वेल्स, हम आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकते। आपकी गवाही, यह अविश्वसनीय थी। डैनी ने गंभीरता से सिर हिलाया। आप वास्तव में हमारे लिए तब खड़े हुए जब ये सबसे ज्यादा मायने रखता था। इन युवाओं ने इस कठिन परीक्षा के दौरान उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। डॉवेल्स ने अपने पीछे चल रहे संकाय के छोटे समूह को घोषणा की। विश्वविद्यालय को ऐसे चरित्र वाले छात्रों पर गर्व होना चाहिए। अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर हैरिस आगे बढ़े। एलेक्स, आपका चरित्र रिकॉर्ड खुद बोलता है। हमने आपकी ईमानदारी पर कभी संदेह नहीं किया। जैसे जैसे बधाइयां जारी रहीं, टीशा अपनी आवाज धीमी करते हुए एलेक्स के करीब चली गई, जबकि अन्य लोग माइक और डैनी के साथ बातचीत कर रहे थे। वह अंदर झुकी, उसकी आवाज केवल उसके लिए काफी धीमी थी। मेरे कार्यालय में आना। उसने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। उसके हाथ ने उसकी आस्तीन को छुआ, फिर वह मुड़ी। जब वह चली गई तो उसकी एड़ियां फर्श पर धीरे धीरे टकरा रही थीं। एलेक्स की आंखें उसका पीछा कर रही थीं। जैसे ही भीड़ उसके चारों ओर वापस आ गई, उसके सीने में गर्मी और जिज्ञासा की एक झलक घूम गई। मिरेंडा की परिचित आकृति की तलाश में एलेक्स की आंखें आखिरी बार कक्ष में गईं। वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसे शायद कुछ जरूरी काम करना था, उसने मन ही मन नोट करते हुए सोचा। मैं उसे बाद में उचित रूप से धन्यवाद दूंगा। वह सिर्फ हाथ मिलाने से कहीं अधिक की हकदार है। माइक ने उसके कंधे पर ताली बजाई। चलो यार, इससे पहले कि कोई अपना मन बदल ले, हम यहां से निकल जाएं। डैनी पहले से ही औपचारिक कार्यवाही के दमघोंटू माहौल से बचने के लिए उत्सुक होकर दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। ताजी हवा अभी अद्भुत लग रही है। दमनकारी संस्थागत माहौल से निकलकर दोपहर की देर की धूप में कदम रखते हुए तीनों दोस्त चैम्बर के दरवाजों से होकर गुजरे। जैसे ही वे बाहर निकले, आवाजों की एक लहर उन पर टूट पड़ी। छात्र उत्सुकता से आंखें चौड़ी करके आगे बढ़े। वे वहां हैं, कोई चिल्लाया। वहां क्या हुआ? दूसरे ने मांग की। क्या वे दोषी हैं? क्या उन्होंने सचमुच उन लोगों पर हमला किया? सभी दिशाओं से सवालों की झड़ी लग गई, अटकलों की एक जीवित दीवार जिसने एलेक्स के सीने को कसकर रख दिया। सैकड़ों घूरती आंखों के भार को महसूस करते हुए उसने एक स्थिर सांस ली। एक वरिष्ठ छात्रा, क्लारा, अपनी आवाज बुलंद करते हुए भीड़ में घुस गई। प्रोफेसर स्टलिंग ने कहा कि आधिकारिक परिणाम 30 मिनट में नोटिस बोर्ड पर पोस्ट कर दिए जाएंगे। 30 मिनट? क्या आप हमें अभी नहीं बता सकते? किसी ने अधीरता से पुकारा।
क्लारा ने षड्यंत्रपूर्वक अपनी आवाज धीमी करते हुए कंधे उचकाए। विश्वविद्यालय की नीति, आधिकारिक नतीजे उचित माध्यमों से आते हैं, लेकिन जो मैं देख सकता था उससे ऐसा नहीं लगता कि वे तीनों मुसीबत में हैं। भीड़ में बड़बड़ाहट फैल गई। अपराधबोध या राहत के किसी संकेत की तलाश में आंखें एलेक्स, माइक और डैनी की ओर घूम गईं। एलेक्स को मुक्ति और तनाव का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ। वे आजाद थे, लेकिन सकस अभी खत्म नहीं हुआ था। अध्याय 98, अनकहा समझौता। एलेक्स ने भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाया। उसके दिमाग में राहत और दबी हुई भावनाएं थीं। दिन की घटनाओं ने उस पर भारी असर डाला, लेकिन टीशा के विदाई के शब्दों और उसकी आस्तीन पर उसके हाथ के ब्रश की याद भी उस पर भारी पड़ गई। उसने स्वयं को उसके कार्यालय की ओर आकर्षित पाया, एक चुंबकीय खिंचाव जिसका वह विरोध नहीं कर सका। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, वह रुक गया और खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। फिर एक अस्थायी दस्तक के साथ उन्होंने अपनी उपस्थिति की घोषणा की। अंदर आए। टीशा की आवाज घने जंगल में एक उमस भरे निमंत्रण के रूप में गूंज रही थी। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला। दोपहर के सूरज की आखिरी किरणें पर्दों से छनकर पूरे कार्यालय में लंबी छाया डाल रही थी। टीशा अपनी मेज पर बैठी थी, आधी रोशनी में आधी छाया में। उसकी निगाहें एक अनकहे वादे से सुलग रही थी। तुम्हें बहुत देर हो गई, टीशा ने उठते हुए चिल्लाया। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थी, हालांकि उसकी आवाज राहत से भरी हुई थी। क्या आप जानते हैं कि शांत होने का नाटक करते हुए वहां बैठना कितना कठिन था, जबकि मैं बस यही चाहता था। वह उसके सामने रुकी, इतने करीब कि वह उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी को महसूस कर सके, उसके इत्र की मादक खुशबू को पकड़ सके। एलेक्स थोड़ा और करीब झुक गया। उसकी मुस्कान चंचल लेकिन आश्वस्त थी। लगता है तट साफ है, उसने आंखें चमकाते हुए धीरे से कहा। तो अब तुम्हें कौन रोक रहा है? टीशा की मुस्कान धीमी और दुष्ट थी, उसकी आंखें एक शिकारी रोशनी से चमक रही थी। क्या ऐसा है? इसके साथ ही वह आगे बढ़ी और उनके बीच की बची हुई दूरी को एक पल में खत्म कर दिया। उसके होंठ एक उग्र चुंबन में उसके होंठों से टकरा गए। जैसे ही उसने उसे करीब खींचा, उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं। एलेक्स कराह उठा, उसके हाथ उसकी कमर तक पहुंचे, उसे अपने ऊपर खींचने के लिए। जैसे ही उसकी जीभ से उलझी, एक साहसी, जानबूझकर लय के साथ अन्वेषण करते हुए अनुमोदन की एक नर्म ध्वनि उसके गले से निकल गई। उसने शराब, प्रलोभन और एक वर्जित मिठास का स्वाद चखा जिसने उसकी इंद्रियों को जला दिया। एलेक्स के हाथ टीशा के स्तनों की उदार सूजन को पकड़ने के लिए नीचे सरक गए। उसकी उंगलियां कोमल मांस में धंस गईं। उसने नर्म गोलों को गूंथ लिया और महसूस किया कि वे पके फल की तरह उसके हाथों में बह रहे हैं। वह उसके स्पर्श में झुक गई। जब उसने उसके स्तनों की मालिश की तो उसके होठों से हल्की कराह निकल गई। मम्मम एलेक्स, उसने घुरा कर कहा, चुंबन को तोड़ते हुए उसकी गर्दन को थपथपाया। ये बहुत अच्छा लगता है। उन दोनों के बीच की हवा एक पल के लिए इच्छा से भरी रही, और फिर एलेक्स ने अपनी आंखें झपकाईं। वास्तविकता ये थी कि वे उसे कहां मार रहे थे। वह उन दोनों को जगह देते हुए थोड़ा पीछे हट गया। इसे महसूस करते हुए टीशा भी पीछे हट गई। उसकी छाती सामान्य से थोड़ी तेजी से उठ और गिर रही थी, लेकिन उसकी ज्वलंत चिंगारी कुछ अधिक चंचल हो गई। उसने अपने बालों में हाथ फिराया, उसके होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। धन्यवाद वहां मौजूद रहने के लिए। आज मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारे बिना क्या किया होता। टीशा ने अपना सिर झुकाया। उसकी मुस्कुराहट चिढ़ा रही थी, आंखें शरारत से चमक रही थीं। हम तो क्या मैं इनाम के लायक नहीं हूं? इससे पहले कि वह उत्तर दे सके, उसकी उंगलियों ने उसकी छाती पर हल्के और जानबूझकर स्पर्श वाले हलकों का पता लगाया। तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? आज रात के लिए मेरी हो जाओ। वह बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज नर्म लेकिन आदेशात्मक थी, जिसमें शरारत और चुनौती का वही मादक मिश्रण था। एलेक्स की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक जानने वाली चमक थी। ऐसा लग रहा था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तारांकन तारांकन तारांकन। कार्यालय के दरवाजे पर एक तेज दस्तक ने एलेक्स और टीशा के बीच के व्यस्त क्षण को बाधित कर दिया। दोनों ठिठक गए। अंतरंग माहौल शीशे की तरह बिखर गया। एलेक्स दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलने से पहले उसका हाथ एक पल के लिए हैंडल पर टिका रहा। मिरांडा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी हरी आंखें तुरंत दृश्य को देख रही थी। टीशा अपनी मेज के पीछे बैठी थी। संयमित दिखने की कोशिश के बावजूद उसके गालों पर एक स्पष्ट लाली अभी भी रेंग रही थी। मिरांडा की अभिव्यक्ति तटस्थ रही, लेकिन एलेक्स ने एक भौं के सूक्ष्म आर्च को पकड़ लिया। डॉक्टर विटमैन, एलेक्स ने उसे प्रवेश की अनुमति देने के लिए पीछे हटते हुए कहा। मिरांडा। टीशा तेजी से खड़ी हो गई। उसकी आवाज में राहत और गर्माहट आ गई। मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम आओगे। मिरांडा ने कार्यालय में कदम रखा। उसकी उपस्थिति ने तुरंत ही जगह घेर ली। सुनवाई के बाद टीशा ने मुझे संदेश भेजा। वह इस बात को लेकर चिंतित थी कि आप इसके बाद कैसे निपटेंगे। उसकी आवाज में वही शांत अधिकार था जो एलेक्स को उनकी पहली मुलाकात से याद था। नपा तुला, बुद्धिमान, स्टील की अंतर्धारा के साथ। मिरांडा टीशा की मेज की ओर बढ़ी। उसकी निगाहें थोड़ी नर्म हो गईं। हम एक दशक से अधिक समय से दोस्त हैं। मुझे पता है कि ये हाई प्रोफाइल मामले उस पर कैसे प्रभाव डालते हैं, खासकर जब उसे सहकर्मियों के खिलाफ गवाही देनी होती है। उसने एलेक्स की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा।
टीशा अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती है, लेकिन वह अपने छात्रों की भी बहुत परवाह करती है, आज उसे एक कठिन स्थिति में डाल दिया। एलेक्स ने दोनों महिलाओं के बीच की बातचीत को देखा, मिरांडा के आमतौर पर नियंत्रित बाहरी हिस्से के नीचे वास्तविक स्नेह को देखा। डॉक्टर विटमैन, एलेक्स ने शुरू किया, उसकी आवाज स्थिर लेकिन गर्म थी। आज आपके बचाव के लिए धन्यवाद। इसके बिना हमें कोई मौका नहीं मिलता। मुझे कल ही निकाल दिया गया होता। माइक और डैनी भी। पियर्स और मार्कस के प्रभाव के सामने हमारे पास कोई मौका नहीं होता। मिरांडा उसकी ओर मुड़ी, उसकी हरी आंखें उसी मर्मज्ञ बुद्धिमत्ता से उसके चेहरे का अध्ययन कर रही थी जो उसे याद था। मेरा काम करने के लिए आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, मिस्टर हेल। नहीं, एलेक्स ने दृढ़ता से कहा। मैं आपको सच्चाई की परवाह करने के लिए धन्यवाद दे रहा हूं जब सिस्टम के साथ चलना आसान होता। आपने सिर्फ हमारा बचाव नहीं किया, आपने उनकी पूरी साजिश को टुकड़े टुकड़े कर दिया। साक्ष्य स्वयं ही बोलते हैं, मिस्टर हेल। मैंने बस ये सुनिश्चित किया कि यह स्पष्ट रूप से सुना जाए। मिरांडा की अभिव्यक्ति संयमित रही, लेकिन उसकी आंखों में कुछ झलक रहा था। अनुमोदन, शायद सम्मान भी। उसकी आवाज में वही शांत सटीकता थी, लेकिन एलेक्स ने नीचे कुछ गर्म महसूस किया। हालांकि मैं ये कहूंगा, आपने और आपके दोस्तों ने पूरी प्रक्रिया के दौरान उल्लेखनीय धैर्य दिखाया। कई छात्र उस दबाव में टूट गए होंगे। उसने एलेक्स और टीशा के बीच नजर डाली, उसके वकील की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से उनके बीच की अंतर्धारा को समझ रही थी। मुझे विश्वास है कि आप अपने भविष्य के सभी निर्णयों में उसी अच्छे निर्णय का प्रदर्शन करना जारी रखेंगे। सूक्ष्म चेतावनी अचूक थी, उसी अधिकार के साथ दी गई थी जो सुनवाई कक्ष पर हावी थी। टीशा ने अपना गला साफ किया, उसका पेशेवर व्यवहार फिर से स्पष्ट हो गया। एलेक्स, शायद तुम्हें अपने दोस्तों के पास लौट जाना चाहिए। वे शायद सोच रहे होंगे कि तुम कहां हो। मिरांडा ने सहमति में सिर हिलाया। बुद्धिमान सलाह। आज एक जीत थी, लेकिन अगले कुछ दिनों तक कैंपस का ध्यान तीव्र रहेगा। जब तक चीजें व्यवस्थित नहीं हो जाती, तब तक कम प्रोफाइल रखना सबसे अच्छा होगा। एलेक्स ने बर्खास्तगी को समझा, लेकिन एक बार फिर प्रयास करने के लिए मजबूर महसूस किया। डॉक्टर विटमैन, यदि मैं आपको बदला चुकाने के लिए कुछ भी कर सकूं, शैक्षिकी रूप से सफल हो जाओ, मिरांडा ने टोकते हुए कहा, उसकी आवाज में अंतिमता थी। सम्मान के साथ स्नातक। साबित करें कि आप पर हमारा विश्वास उचित था। मुझे बस इतना ही पुनर्भुगतान चाहिए। एलेक्स ने सिर हिलाया, जाने के लिए तैयार। उसका मन अभी भी कृतज्ञता और राहत से दौड़ रहा था। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। दिन के तूफान के बाद अंततः कार्यालय में शांति महसूस हुई। जैसे ही उसके हाथ ने हैंडल को छुआ, मिरांडा की आवाज ने उसे रोक दिया, दृढ़ लेकिन मापी हुई। रुको, मिस्टर हेल, उसने कहा, उसकी हरी आंखें उसी भेदी फोकस के साथ उसकी आंखों पर टिकी हुई थी। क्या तुम्हें यकीन है, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम अपना वादा निभा सकते हो? एलेक्स रुका, थोड़ा पीछे मुड़ा और लगातार उसकी ओर देखने लगा। अगर मैं कर सकूंगा तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। मिरांडा के होंठ एक फीकी, लगभग गुप्त मुस्कान में बदल गए। अच्छा, फिर मैं पूछूंगा, जब समय आएगा। इसके साथ वह अपनी मेज पर लौट आए। अनकहे निर्देशों का सूक्ष्म भार हवा में तैर रहा था। एलेक्स अपने पीछे का दरवाजा बंद करके बाहर निकला। उद्देश्य की एक नई भावना उस पर हावी हो गई। अध्याय 99। डॉक्टर गेराल्ड पियर्स। एलेक्स टीशा के कार्यालय से बाहर निकला। दोपहर के सूरज की गर्मी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कैंपस कैफे की ओर उठाया गया उनका हर कदम हल्का महसूस हो रहा था, फिर भी जिम्मेदारी का बोझ उसके नीचे दबा हुआ था। वह इस भावना को हिला नहीं सका कि उसे केवल कृतज्ञता से अधिक कुछ सौंपा गया था। मिरांडा का पक्ष एक शांत आदेश था, एक चुनौती थी जिसने मांग की कि वह उसकी उम्मीदों पर खरा उतरे। जब तक वह कैफे पहुंचा, डैनी और माइक पहले से ही वहां मौजूद थे। छात्रों की भीड़ के बीच दो परिचित चेहरे। डैनी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, जबकि माइक अपने ही विचारों में खोया हुआ कॉफी पी रहा था। वह यहाँ है, डैनी ने माइक को इशारा करते हुए कहा। अंततः जाने के लिए स्वतंत्र हो? एलेक्स ने एक थकी हुई मुस्कान पेश की। हाँ, अभी टीशा के कार्यालय से निकली हूँ। फिलहाल सब कुछ ठीक हो गया है। माइक ने ऊपर देखा, आंखें चमक रही थी। हम अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन मैं बाद में आऊंगा। पहले कुछ देखभाल करनी होगी। डैनी मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। ये लीला है ना? माइक नकली सलाम में अपना कॉफी कप उठाते हुए हंसा। आप कभी भी कोई चीज मिस नहीं करते। एलेक्स ने अपना सिर हिलाते हुए धीरे से हंसा। ठीक है, फिर बस जल्दी वापस आ जाओ। माइक मुस्कुराया। दिन का तनाव थोड़ा कम हुआ। मैं वहां रहूंगा, चिंता मत करो। इस आदान प्रदान को देखकर एलेक्स मुस्कुराया। दिन का तनाव थोड़ा कम हो गया। तारांकन तारांकन तारांकन। राष्ट्रपति कार्यालय। पियर्स अपनी परिचित चमड़े की कुर्सी पर बैठे थे। संस्थागत अधिकार का भार अभी भी उनके कार्यालय के हर कोने से निकल रहा था। महोगनी डेस्क ऊंची खिड़कियों से छनती हुई दोपहर की रोशनी में चमक रही थी। कानून की किताबें सही क्रम में अलमारियों में सजी हुई थीं, और उसके डिप्लोमा ठीक वही लटके हुए थे जहां वे 15 वर्षों से थे। इस कमरे में कुछ भी नहीं बदला था, कुछ भी नहीं बदलेगा। उन्हें लगता है कि उन्होंने मुझे हटा दिया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसके होठों पर एक वास्तविक मुस्कान तैर गई। बेचारे भोले भाले मूर्ख। वे वास्तव में मानते हैं कि सत्ता कार्यालयों और नेम प्लेटों में रहती है, अधिकार लेने की बजाय सौंपी जाने वाली चीज है।
पैनल के प्रदर्शन की याद ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। पूरी तरह से जांच करने का दिखावा करते हुए धर्मनिष्ठ कार्य करना, क्या शानदार थिएटर है। वे अधिक दबाव डाल सकते थे, वास्तविक सबूत मांग सकते थे, विसंगतियों को चुनौती दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे नहीं कर सके, तब नहीं जब स्टील फाउंडेशन के दान, अनुसंधान अनुदान और मार्कस के दादा के नाम पर बनी इमारत चुपचाप उनके सिर पर मंडरा रही थी। पैनल बिल्कुल उसी परिणाम पर पहुंच गया था जिसकी विश्वविद्यालय पदानुक्रम को आवश्यकता थी, दृश्यमान न्याय जिसने कुछ भी बुनियादी बदलाव नहीं किया। मार्कस को एक निरर्थक चेतावनी मिली, छात्रवृत्ति के छात्रों को इस तरह से सही ठहराया गया कि इसकी कोई कीमत नहीं थी, और संस्थागत शक्ति संरचना पूरी तरह से बरकरार रही। दयनीय, पीएस ने अपने आप से फुसफुसाया, उसके होठों पर एक व्यंग्य था, उनकी सारी आत्मतुष्ट मुद्रा। फिर भी इसके नीचे, वे मुझसे अलग नहीं है। इसे स्वीकार करना बहुत कायरतापूर्ण है। उनमें से प्रत्येक गिद्ध की तरह अपनी स्थिति के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, आश्वस्त था कि उसे हटाने से उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए द्वार खुल जाएगा। वो पीछे की ओर झुका, उंगलियां सीधी, पूरी तरह से शांत। मुझे इस पद से हटाना इतना आसान नहीं है, उन्होंने जोर से कहा, उनकी आवाज शांत लेकिन तिरस्कार भरी थी। वास्तव में मुझे बाहर निकालने के लिए खुद जेम्स ब्लैकवुड की आवश्यकता होगी, लेकिन इससे यह उजागर हो जाएगा कि वह उस लड़के को कितना महत्व देता है, और यह केवल मेरे पक्ष में ही काम करेगा। सुनवाई बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे उसने आयोजित की थी। हर चाल, हर प्रतिक्रिया, हर परिणाम डोमिनोज की तरह गिर रहा था जिसे उसने सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया था। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, इस पद पर बने रहने में हमेशा अनिश्चितता रहती है। निश्चितता एक विलासिता है जिसका केवल मूर्ख ही पीछा करते हैं। तैयारी यही खिलाड़ियों को प्यादों से अलग करती है। वे अपनी उन्नति की गणना करने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें वह रास्ता दिखाई ही नहीं दिया जो उन्होंने अपने चुने हुए उत्तराधिकारी के लिए साफ किया था। उसके विचार मिरांडा की ओर चले गए, और उस दिन पहली बार एक वास्तविक मुस्कान उसकी आंखों को छू गई। वह शानदार थी, हर तर्क सटीक, हर कदम जानबूझकर, एक मास्टर सर्जन की तरह। वह सब बन गई है जो मैं चाहता था, उसने सोचा। गर्व उसके सीने में गहरे दर्द के साथ घुल मिल गया। आज उसे कार्य करते हुए देखकर उसने उसमें प्रतिबिंबित अपने अंशों को पहचान लिया। वही सटीकता, वही रणनीतिक दिमाग, वही अडिग संकल्प। पीएस की अभिव्यक्ति नर्म हो गई क्योंकि उसने उन जटिल भावनाओं पर विचार किया जो मिरांडा ने उसमें जगाई थी। वह उससे प्यार करता था, सचमुच, गहराई से, पूरी तरह से। लेकिन इस दुनिया की हर दूसरी ताकत की तरह प्यार को भी रणनीतिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। परिस्थितियां विकल्प बनाती हैं, उन्होंने खुद को याद दिलाया। कठिन जो विजेताओं को हताहतों से अलग करते हैं। उसने बहुत पहले ही जान लिया था कि दुनिया ऐसी गति से बदल रही है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं सकते। सत्ता की अंतर्धाराएं संस्थागत जीवन की सतह के नीचे लगातार बदलती रहीं। प्रौद्योगिकी, राजनीति, सामाजिक आंदोलन, सब कुछ प्रवाह में था, और जो लोग अनुकूलन नहीं कर सके वे बह गए। मैंने अपने सिद्धांत नहीं बदले, उन्होंने खुद को उचित ठहराया। परिस्थितियों ने कुछ मजबूर किया। आवास, उत्तरजीविता अब केवल व्यक्तिगत नहीं रह गई है, ये प्रणालीगत है। मार्कस की स्थिति स्वयं लड़के के बारे में कभी नहीं थी। मार्कस बस एक सुविधाजनक उपकरण था, संस्थागत शक्ति के नाजुक संतुलन को बनाए रखते हुए मिरांडा की क्षमताओं को परखने और परिष्कृत करने का एक तरीका। पीएस ने तर्क दिया कि उसे अपनी बढ़त विकसित करने के लिए वास्तविक भ्रष्टाचार का सामना करने की जरूरत है। मैंने उसे वह अवसर दिया। उसे यह सीखने की जरूरत थी कि सिस्टम वास्तव में कैसे काम करता है, न कि पाठ्यपुस्तकें कहती हैं कि इसे कैसे काम करना चाहिए। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को आकस्मिक क्षति हुई, खेदजनक लेकिन आवश्यक। उनकी पुष्टि ने आज कई उद्देश्यों को पूरा किया। इसने न्याय के लिए मिरांडा के धर्मयुद्ध को मान्य किया, जबकि सही हाथों द्वारा निर्देशित होने पर आत्म सुधार के लिए सिस्टम की क्षमता का प्रदर्शन किया। पीएस खड़ा हो गया और खिड़की की ओर चला गया और परिसर की ओर देखने लगा, जहां छात्र अपने सिर के ऊपर खेले जा रहे शतरंज के खेल से बेखबर होकर इमारतों के बीच घूम रहे थे। दोपहर की रोशनी ने उसकी तेज विशेषताओं के किनारों को पकड़ लिया, लेकिन उसकी आंखें क्षितिज के पार, उनकी छोटी सी दुनिया की तुच्छ हलचल से परे कहीं टिकी हुई थी। मैं वही आदमी हूं जिससे तुम प्यार करती थी, वही आदमी जिसकी तुम प्रशंसा करती थी, उसने धीमे स्वर में फुसफुसाया, लगभग एक स्वीकारोक्ति की तरह जो केवल उसके लिए थी। मैं नहीं बदला हूं, मिरांडा। मैं अब भी वही हूं जो न्याय की सेवा के लिए इस पेशे में आया था। लेकिन ये दुनिया, ये वह नहीं है जो आप सोचते हैं। जिन नियमों पर आपने विश्वास किया, जिस क्रम पर आपने भरोसा किया, वह केवल सतही गहराई तक है। इसके नीचे सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ छिप जाता है। जिन लोगों को आप सरल समझते थे, उनके पास ऐसी शक्ति है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने शब्दों को लटका दिया, हर एक को जानबूझकर, हर एक को एक सच्चाई दी जिसे वह अभी तक सुनने के लिए तैयार नहीं थी। आपकी नजर में शायद मैं भ्रष्ट हो गया हूं। हो सकता है कि आप मुझे एहसान लेते, धनी परिवारों के आगे झुकते, प्रभाव के लिए व्यापार करते हुए देखें। दुख की एक वेदना ने उसकी छाती को कस लिया, उसकी आवाज धीमी और कच्ची थी। लेकिन मैं इस दुनिया की गहराइयों को जानता हूं, शांत पानी के नीचे की धाराएं। मैंने देख लिया है कि क्या होने वाला है, और जब मैं जिस चीज की परवाह करता हूं,
जिस चीज की हम परवाह करते हैं वह खतरे में हो तो मैं कमजोर नहीं रह सकता। पियर्स का हाथ ठंडे गिलास को छूने के लिए उठा और शहर के भार को महसूस किया। इसीलिए मैं आपसे पीछे हट गया। क्यों? मैंने ऐसे विकल्प चुने जो गलत दिखते हैं, जो गलत लगते हैं। वह रुक गया। उसके सीने में तेज दर्द हो रहा था। अफसोस और प्यार का बोझ नीचे दब रहा था। ऐसा करने से मैं टूट गया। लेकिन अगर मैं लड़खड़ाया, अगर मैंने गलत कदम उठाया, तो मैं तुम्हें अपने साथ नीचे खींचने का जोखिम नहीं उठा सकता। सफल होने के लिए आपको अछूता रहना होगा, चमकने के लिए स्वतंत्र रहना होगा। उसका जबड़ा कड़ा हो गया। दर्द भरी लालसा के साथ गर्व भी मिल गया। तुम वह सब कुछ बन गई हो जिसकी मैंने आशा की थी, मिरेंडा। वह सब कुछ जो मैंने तुम्हें बनने के लिए प्रशिक्षित किया था। और आज तुम्हें अपने खिलाफ खड़ा देखकर मैंने तुम में खुद को देखा। वही आग, वही संकल्प, वही चमक। और मेरा दिल ये प्यार से फूल जाता है और साथ ही टूट भी जाता है। उसने लगभग राहत और पछतावे की सांस लेते हुए सांस छोड़ी। एक दिन तुम ये सब समझ जाओगे। जब आप इस कार्यालय में बैठे हैं, असंभव विकल्प चुन रहे हैं, जीवन और शक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मैंने जो किया वह क्यों किया। और शायद तब आप मुझे माफ कर देंगे। पियर्स की नजर एक आखिरी पल के लिए नीचे के छात्रों पर टिकी रही। उसके सीने में एक हल्का सा कंपन हुआ। दुनिया खतरनाक, अक्षम्य थी और इसे ताकत की जरूरत थी। और उसने मजबूत बनना चुना था। अपने लिए, उसके लिए, उन दोनों के लिए। अध्याय 100, निषिद्ध इच्छा। दोपहर का सूरज नीना के अस्पताल के कमरे की खिड़कियों से होकर चमकते फर्श पर गर्म आयतें बिखेर रहा था। नीना शांति से सो गई। उसकी सांसें स्थिर और मजबूत थीं। कुछ दिनों पहले की कठिन हौंफने के बिल्कुल विपरीत। मॉनिटर धीरे धीरे गुनगुनाते रहे। उनकी धीमी बीप एक आश्वस्त करने वाली लय थी जिसने शांत स्थान को भर दिया। सारा नीना के बिस्तर के सबसे करीब वाली कुर्सी पर बैठी थी। उसकी पाठ्यपुस्तक खुली थी लेकिन उसकी गोद में भूली हुई थी। उसकी नजर बार बार लिंडा पर जा रही थी, जो खिड़की के पास खड़ी थी। 20 मिनट में तीसरी बार फोन उसके कान से सटा हुआ था। अभी भी कोई जवाब नहीं। लिंडा ने निराश आंख के साथ फोन नीचे करते हुए बड़बड़ाया। जब वह अंधेरे स्क्रीन को देख रही थी तो उसकी उंगलियां थोड़ी कांपने लगी। आंटी, वे ठीक हो जाएंगे, सारा ने अपनी किताब बंद करते हुए धीरे से पेशकश की। उनका मुकदमा शायद अभी भी चल रहा है, इसलिए उनके फोन बंद है। लिंडा खिड़की से मुड़ी। चिंता उसके चेहरे पर गहरी झलक रही थी। लेकिन ये सिर्फ चिंता नहीं थी, वहां कुछ और भी था, एक बेचैन ऊर्जा जिसका वह नाम नहीं बता सकती। लेकिन कई घंटे हो गए। सारा, क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया? क्या होगा अगर उन्हें कुछ नहीं होगा? सारा अपनी कुर्सी से उठी और लिंडा की तरफ चली गई। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और एलेक्स के कॉलेज में अच्छे संबंध हैं। आपने देखा कि उसने नीना की स्थिति को कैसे संभाला। वह जानता है कि इस प्रकार की स्थितियों को कैसे संभालना है। एलेक्स के नाम के उल्लेख पर लिंडा को फिर से वह अजीब गर्मी महसूस हुई, इस बार और अधिक मजबूत। उसकी सांसें थोड़ी रुक गईं और एक पल के लिए कमरे का किनारा धुंधला सा लगने लगा, मानो वह पानी में देख रही हो। उसने खुद को स्थिर करते हुए फोन को अपने हाथ में पकड़ लिया। कल रात वह खाट में लेटी हुई जाग रही थी, छत की ओर देख रही थी, उसके मन में आने वाले शर्मनाक विचारों पर अपना सिर हिला रही थी। उसने खुद से कहा था कि वे कुछ भी नहीं है। तनाव, थकावट और भय से पैदा हुई यादृच्छिक चिंगारी उसके सिर में छाया जो नींद के साथ गायब हो जाती थी। लेकिन सुबह हो गई थी और वे विचार धुंधले होने के बजाय और तेज हो गए थे। वे अब उससे चिपक गए, मजबूत, भारी, उन्हें हिलाना असंभव था। अब ये केवल भटकी हुई कृतज्ञता नहीं थी, ये सिर्फ थकान की चाल नहीं थी। एलेक्स का चेहरा वहां घुसपैठ करता रहा जहां वह नहीं था। उसकी आवाज, उसकी निश्चितता, जिस तरह से उसने खुद को दुनिया की तरह आगे बढ़ाया जब वह ऐसा करना चाहता था। लिंडा की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी हथेली खिड़की की चौखट से सटाए, मानो खुद को वर्तमान से जोड़ रही हो, लेकिन उसके सीने के अंदर एक खतरनाक सच्चाई उभर रही थी। मुझे क्या दिक्कत है? उसने सोचा। खिड़की की चौखट को ऐसे पकड़ लिया जैसे कि उसे पकड़ने से उसके घूमते विचारों को रोका जा सके। उसने खुद को मापी हुई सांस लेने के लिए मजबूर किया और अपने सीने में अचानक बढ़ी गर्मी को नियंत्रित करने की कोशिश की। खुद को आश्वस्त किया कि यह दूर हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं, लिंडा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। एलेक्स वह हमेशा जानता है कि क्या करना है। शब्द अपने साथ एक और अवांछित स्मृति लेकर आए। जिस तरह से उसकी आवाज उस गहरे रजिस्टर में गिर गई थी जब उसने वादा किया था कि नीना ठीक हो जाएगी। उसे लड़के की आवाज नहीं, बल्कि एक आदमी की आवाज याद थी। मजबूत, निश्चित, एक तरह से सुरक्षात्मक, जिससे उसके पेट के निचले हिस्से में कुछ फड़फड़ाने लगा। सारा ने बढ़ती चिंता के साथ उसका अध्ययन किया। क्या आप ठीक हैं? आप पीले दिख रहे हैं। मैं ठीक हूं, लिंडा ने बहुत तेजी से कहा। वह खिड़की से दूर चली गई। उसके हाथ उसकी शर्ट के दामन से लड़खड़ा रहे थे। बस थक गया हूं, काफी दिन हो गए हैं। लेकिन लिंडा ठीक नहीं थी। विचार अब अधिक बार आ रहे थे, प्रत्येक पिछले से अधिक स्पष्ट और अनुपयुक्त। उसे वह घबराहट याद आई जो पहली बार कॉलेज में मुकदमे और जटिलताओं के बारे में सुनकर उसके मन में उमड़ पड़ी थी। लेकिन उनका एक ही आश्वासन, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं यहां हूं।
उसे तुरंत शांत कर दिया था, उसके अंदर की उथल पुथल को स्थिर कर दिया था। उसके दिमाग में एक फुसफुसाहट सी गूंजने लगी। इतनी धीमी गति से उसने खुद को लगभग आश्वस्त कर लिया कि यह एयर कंडीशनिंग है। वह शानदार है ना? लिंडा ने तेजी से अपना सिर हिलाया, जिससे सारा उसे अजीब नजरों से देखने लगी। पापा कहाँ है? सारा ने अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए पूछा। थोड़ी हवा मिल रही है, लिंडा ने ध्यान भटकाने के लिए आभारी होकर उत्तर दिया। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, तुलना ने उसे एक शारीरिक आघात की तरह मारा। डेविड, उसके पति, जिस आदमी से उसने शादी की, उसके साथ जीवन बिताया, उसके बच्चे हुए। वह अच्छा, स्थिर, विश्वसनीय था। लेकिन जब वह कमरे में चला गया तो उसने उत्तेजना की लहर महसूस करना कब बंद कर दिया था। उसका आलिंगन विद्युतीकरण के बजाय कब आरामदायक हो गया था। अपराध बोध लहरों में उसके ऊपर टूट पड़ा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? उसने स्वयं को धिक्कारा। डेविड अद्भुत है। वह हर चीज में आपके साथ रहा है और आप इसके बारे में कल्पना कर रहे हैं। लिंडा कहने में सफल रही, उन्हें काम पर जाने के लिए कुछ कॉल करने, स्थिति समझाने की जरूरत थी। सारा ने सिर हिलाया, फिर लिंडा की ओर नई चिंता से देखा। सचमुच आंटी, आपको आराम करना चाहिए। नीना के बीमार होने के बाद से आप मुश्किल से ही सो पाई हैं। नींद, वह पूरी तरह से एक और समस्या थी। जब भी उसने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, उसके विश्वासघाती दिमाग में एलेक्स की छवियां उभरी। जब वह टूट गई तो उसने उसे कैसे पकड़ लिया था, उसकी बाहों में कितनी ताकत थी, कैसे उसकी सांसें उसके बालों से टकरा रही थी जब वह फुसफुसाकर आश्वासन दे रहा था। और फिर इससे भी बदतर चीजें, विचार इतने वर्जित और ज्वलंत थे कि उन्होंने उसे अपराध बोध से कांपना छोड़ दिया, उन्हें महसूस करने के लिए खुद से नफरत करने लगी। लिंडा ने कहा, जब मुझे पता चलेगा कि लड़के ठीक हैं तो मैं आराम करूंगी, लेकिन उसकी आवाज उसके कानों को भी अजीब लग रही थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर घूम रही थी, उसके आने की आधी अधूरी उम्मीद कर रही थी। दिल भय और लालसा के मिश्रण से धड़क रहा था। उसके सीने में गर्माहट फिर से धड़कने लगी और इस बार उसे यकीन था कि उसने कुछ सुना है। रेशम की तरह एक आवाज उसके विचारों में फैल रही है, आप उसे फिर से देखना चाहते हैं, है ना? लिंडा ने अपनी हथेलियों को अपनी कनपटियों पर दबाया। मुझे लगता है मुझे थोड़ा पानी चाहिए। जैसे ही वह छोटे रसोईघर की ओर बढ़ी, उसके दिमाग ने उसे फिर से धोखा दे दिया। रुको, उसने खुद को आदेश दिया। वह परिवार है, वह आपके लिए बेटे की तरह है। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, उसके दिमाग का एक और हिस्सा फुसफुसाया, क्या वह है? वास्तव में आवाज इतनी साफ थी कि उसकी सांसें अटक गईं। क्या गलत? सारा ने अचानक सतर्क होकर पूछा। कुछ नहीं, मैं बस। पानी का कप नीचे रखते समय लिंडा के हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा कि मैंने कुछ सुना है। सुनते हुए सारा ने अपना सिर झुका लिया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बेशक उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आवाज लिंडा के मन के अंदर से आ रही थी, उन विचारों को प्रोत्साहित कर रही थी जिनकी अनुमति उसने पहले कभी नहीं दी थी। इस बारे में विचार कि एलेक्स के होंठ कैसा महसूस कर सकते हैं, उसके हाथ कैसे छू सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उसे पकड़ना कैसा होगा जिसने उसे उस क्षण देखा था जब उसका तौलिया फिसल गया था। सदमे के साथ, हाँ, लेकिन अचूक इच्छा के साथ भी। उस पल की याद ने उसके शरीर में गर्मी दौड़ा दी। वह उस समय बहुत शर्मिंदा हुई थी, लेकिन अब वह सोच रही थी कि अगर उसने इतनी जल्दी तौलिया अपने चारों ओर नहीं लपेटा होता तो क्या होता। तुम एक भयानक व्यक्ति हो, उसने खुद से कहा। एक भयानक, बीमार व्यक्ति। लेकिन विचार बंद नहीं होंगे। यदि कुछ भी हो तो उन्हें दबाने की कोशिश ने उन्हें और अधिक मजबूत, अधिक उज्जवल बना दिया है। मुझे थोड़ी हवा चाहिए, लिंडा ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अचानक कहा। सारा ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक दिख रही थी। आंटी, रुको, क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? वह उसकी ओर झिझकते हुए कदम बढ़ाते हुए अपनी कुर्सी से उठी। आप अभिनय कर रहे हैं। अजीब, क्या कुछ हुआ? लिंडा दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर रुकी, यह महसूस करते हुए कि उसकी आवाज कैसी होगी। मुझे बस 1 मिनट चाहिए। दालान में वह दीवार के सहारे झुक गई और अपनी आंखें बंद कर ली, कुछ हद तक नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अपनी आंखें बंद होने पर भी वह एलेक्स का चेहरा देख सकती थी। क्यों उसने गंभीरता से सोचा। डेविड, क्यों नहीं? मैं अपने पति के बारे में ऐसा महसूस क्यों नहीं कर सकती? लेकिन वह उत्तर जानती थी, भले ही वह इसे स्वीकार करने में असमर्थ थी। एलेक्स ने उसके अंदर कुछ ऐसा जागृत कर दिया था जो वर्षों से सुप्त था। एक भूख, एक लालसा, एक हताश आवश्यकता जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चाही जानी चाहिए, जो एक फोन कॉल के साथ पहाड़ों को हिला सकता है। कोई है जो उसका पति नहीं था। अस्पताल का एक कर्मचारी वहां से गुजरा और उस पर उत्सुकता से नजर डाली और लिंडा को एहसास हुआ कि वह दालान में खड़ी होकर जोर जोर से सांस ले रही थी, शायद आधी पागल लग रही थी। उसने खुद को कमरे में वापस चलने के लिए मजबूर किया, जहां सारा शांत भाव से नीना को सोते हुए देख रही थी। बेहतर, सारा ने बिना ऊपर देखे पूछा। बहुत, लिंडा ने झूठ बोला, दरवाजे से सबसे दूर कुर्सी पर बैठ गई और जहां एलेक्स अंततः पहुंचेगा वहां से भी सबसे दूर थी, क्योंकि वह अंततः पहुंचेगा। और जब उसने ऐसा किया तो लिंडा को यकीन नहीं था कि उसके साथ जो हो रहा था वह उसे छुपा सकेगी। उसके मन की आवाज संतुष्टि से गूंज उठी, जल्द ही
और उसके अपराधबोध के बावजूद, उसकी शर्मिंदगी के बावजूद, वह सब कुछ जो वह जानती थी कि सही और गलत था, के बावजूद, लिंडा ने खुद को मिनटों की गिनती करते हुए पाया जब तक कि एलेक्स उस दरवाजे से नहीं गुजरा। कमरे की छाया में लिलिथ का प्रभाव मजबूत हो गया, लिंडा के अपराध और इच्छा को पोषित करते हुए, निषिद्ध विचारों को तब तक पोषित किया गया जब तक कि वे कुछ ऐसी चीज में विकसित नहीं हो गए जिसका विरोध करना जल्द ही असंभव हो जाएगा। बीज न केवल बोया गया था, वह बढ़ना भी शुरू हो गया था।